जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एप्लीकेशन पे प्यारे से क्लास में। कैसे हैं आप लोग बताइए, मजे में हैं आप लोग? अपनी अपनी क्लास के अब शीट्स को देखेंगे तो देखेंगे आप लोग को काफी अपडेटेड शीट अब मिल रहे हैं, पूरा कवर पेज के साथ बढ़िया से। तो नया वाला जितना भी शीट मैंने अपलोड किया है ना, पुराने वाले को सब डिलीट करके नए वाले को डाउनलोड कर लेंगे। कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, बस कवर पेज जो है वो बदल दिया गया है ताकि थोड़ा अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, चलो आ जाओ, क्लास में आ जाओ सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून सभी को। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? बता दो। हाउ आर यू? बढ़िया, टिप टॉप। बहुत बच्चे लाइव हैं, पढ़ने वाले हैं, मजा आ रहा है सभी को है। तो त्रिभुज के बारे में पढ़े, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। चलो, तो समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में चलते हैं, जानते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। कहा गया है इफ एग्जैक्टली टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल देन द ट्रायंगल इज कॉल्ड आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ठीक है, अगर दो के दो जो है हमारे ट्रायंगल के साइड बराबर हैं, किसी भी त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हैं, तो उनको हम कहते हैं कि वो आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। क्या कहते हैं? आइसोस्केलेस ट्रायंगल हम कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये ट्रायंगल है, इसके ये दोनों के दोनों साइड क्या है? बराबर है। अगर ये दोनों के दोनों साइड बराबर हैं तो हम क्या बोलेंगे? हम यहां पर बोलेंगे भाई, ठीक है, कि क्या हो गया? आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो गया। गुलशन कहते हैं सर आई लव यू का रिप्लाई नहीं दिया। दिया ना भाई, लव यू भाई। ठीक है, चिंता मत करो। अब यहां पर देखो तो यहां ए बी और ए सी हमारे दोनों क्या हो गए? बराबर। अगर दो भुजाएं बराबर है तो इनके द्वारा बना वाला कोण भी जो होगा वो बराबर होगा। पेरीमीटर की बात करेंगे, अगर ये भुजा का मान 1 है, ये भुजा का मान a है, ये भुजा का मान b है, तो पेरीमीटर हो जाएगा 2a प्लस b यानी परिमाप। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, इसका प्रूफ मैंने ज्योमेट्री में करवा दिया था कि ये आया तो कैसे आया। ठीक है, ये आया तो कैसे आया, इसका प्रूफ हमने बता दिया है। डायरेक्ट याद करना है, b/4 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जहां b जो है वो अनइक्वल साइड है और a जो है वो इक्वल साइड है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं यहां पे आइसोस्केलेस ट्रायंगल की सबसे खूबसूरत प्रॉपर्टी। समझ में आ गया बात? यहां पे आइसोस्केलेस ट्रायंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। यहां से हम यहां पर परपेंडिकुलर डालते हैं, और जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये परपेंडिकुलर जो है हमारा 90 का कोण बनाता है। 90 के कोण बनाने के साथ साथ ये सामने वाली भुजा को भी दो बराबर भागों में बांट लेता है, और इस कोण को भी ये दो बराबर भागों में बांट लेता है। इस बात को ध्यान देंगे, यानी आइसोस्केलेस ट्रायंगल में जो एक लंब इसके ऊपर डालते हैं इसके आधार पे, तो वो लंब इन दोनों भुजाओं को बराबर भागों में बांटेगा, दोनों कोनों को बराबर भागों में बांटेगा, और यहाँ 90 का कोण बनाएगा। यही लंब जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यही लंब जो है हमारा एंगल बाइसेक्टर भी है। इस बात को ध्यान रखना है। और यही बात यहाँ पर कहा गया है कि BD हो गया। डी वाला कौन सा पॉइंट है? डी यहाँ पर ये पॉइंट है। जो BD है और जो DC है वो बराबर है, और पूरे B का क्या है? आधा है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला एग्जांपल आपके सामने है, देखो यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल में कहा गया है कि if for an isosceles triangle the length of each equal side is a unit and that of third side is b unit, तो एरिया कितना होगा? एरिया जो है वो सवाल के माध्यम से आपसे पूछा गया है। आप मुझे बताइए एरिया क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है, b/4 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फॉर्मूला याद रखना है। दिशा पाठक कहती हैं लंबे टाइम के बाद लाइव हूं, हमेशा आपकी रिकॉर्डेड वीडियो देखती हूं, सब कुछ समझ में आ रहा है सर, थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छे दिशा, बहुत अच्छे। ठीक है, कीप इट अप। आ जाइए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपसे कहा गया है कि यहां पर हमें आइसोस्केलेस ट्रायंगल का एरिया बताना है जिसकी साइड जो है वो 8, 5 और 5 है। अब यहां से जो आज की क्लास है ना मेरे भाई, मजा आ जाएगा आप लोगों को आज की क्लास में, कल की क्लास में, क्योंकि बहुत ऐसी प्रॉपर्टीज है जो आसान आसान है और जिनको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, और मेंसुरेशन में हमें पूरे नंबर प्राप्त होंगे। ठीक है, जैसे सवाल में यहां पर कहा गया है आइसोस्केलेस ट्रायंगल का एरिया निकालना, और इक्वल साइड की वैल्यू 8 है, नॉन इक्वल साइड की वैल्यू 5 है। सॉरी, इक्वल साइड की वैल्यू 5 है, नॉन इक्वल की 8 है। एरिया बताओ। साफ तौर पर बोलोगे सर एरिया बराबर कितना होगा, तो एरिया बराबर यहां पर b/4। ठीक है, और उसके बाद होगा यहां पर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
b बटे 4 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। b जो है वो नॉन इक्वल साइड है। नॉन इक्वल साइड कौन है? 8 है, तो यहां पर लिखेंगे 8 बटे में 4 रूट अंडर 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है? तो 5 है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 हमारा यहाँ पे, और माइनस b का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 64 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 इसको कितनी बार में काटेगा? तो 2 बार में। ठीक, 25 का 4 गुना 100 में से 64 जाएगा तो आ जाएगा 36, और 36 का रूट करेंगे तो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 12, यानी जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा? 12 आएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर है। समझ गए बात को? फॉर्मूला क्या है? तो देखेंगे b बाई 4 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो b हमारा नॉन इक्वल साइड हो गया 8 बटे 4, 4 इंटू a का स्क्वायर 25 माइनस 64, आंसर कितना आ गया? 12 आ गया। बहुत शानदार। मेरा नाम सुमन है, मैंने एनडीए क्लियर कर लिया। बहुत शानदार सुमन, बहुत शानदार। कीप इट अप, ऐसा ही करते रहिए, बढ़िया अपने जीवन में तरक्की। ठीक है, आ जाइए अगला सवाल देखिए। एग्जांपल नंबर 3 कहा गया है इफ द एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द बेस ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल इज रूट 95 सेंटीमीटर, और जो पेरीमीटर है वो है 38 सेंटीमीटर का, तो हमसे पूछा गया है एरिया। मतलब बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आपसे देखिए एल्टीट्यूड का मान दे दिया है जनाब, आप देखेंगे सर तो आपको एल्टीट्यूड का मान दे दिया है और पेरीमीटर दे दिया है, और आपको जो है आइसोस्केलेस ट्रायंगल का क्या पूछा है? तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल का एरिया पूछा है। अब ऐसे सवालों में हम सवाल को बनाएं तो बनाएं कैसे, जहां पर हमें इक्वल नॉन इक्वल साइड डायरेक्टली नहीं दिए गए हैं, आपसे बोला ही नहीं गया है इक्वल कितना है। अगर मानो हम इक्वल को a मानते हैं, ये भी a मानते हैं और इसे b मानते हैं, ठीक है, तो उसके बाद सवाल में हमसे क्या कहा गया? उसके बाद सवाल में हमसे कहा गया कि देखो भैया तुम्हारा जो एल्टीट्यूड है ना, एल्टीट्यूड क्या होता है? जो यहाँ पर 90 का कोण बनाता है। एल्टीट्यूड की वैल्यू कितनी होती है? तो अगर ये b है तो ये हमारा b बटे 2 जाता है, और ये भी हमारा b बटे 2 जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें इस AD का मान कितना होगा, तो यहाँ पर AD का मान सबसे पहले निकालेंगे तो बोलेंगे हाइपोटेनस में से परपेंडिकुलर के स्क्वायर को घटा दो, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बट्टे में 4। ठीक, ये हो जाएगा हमारा रूट। ये हमारा किसका वैल्यू होता है सर? तो ये हमारा एल्टीट्यूड का वैल्यू होता है। ये किसका वैल्यू होता है? एल्टीट्यूड का वैल्यू होता है। और सवाल में हमसे कहा गया है कि एल्टीट्यूड की वैल्यू रूट 95 है, यानी हम ऐसा कह सकते हैं सवाल में हमसे गिवन है कि एडी की वैल्यू रूट 95 है। ठीक है, कितनी है? रूट 95 है। और पेरीमीटर की बात कर लेते हैं, तो पेरीमीटर का मतलब 2a प्लस b, 2a प्लस b, इसकी वैल्यू कितनी है? तो इसकी वैल्यू हमारी 38 है। तो सवाल में हमसे क्या बोला जाएगा? एरिया बोला जाएगा। सवाल में हमसे क्या बोला जाएगा? एरिया बोला जाएगा कि भैया एरिया बताओ कितना आएगा। अब अगर देखोगे मेरे भाई, तो अगर आपको ये बेस पता चल जाए कि ये बेस कितना है, तो हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड कर देंगे, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, और एल्टीट्यूड कितना है? रूट 95 है, कर देंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा। तो बोलोगे हाँ सर, हाफ के जगह पर हाफ है, ये बेस का मान पता कर लेते हैं, रूट 95 से गुना कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। बेस कैसे निकालेंगे? सवाल में यहां पर आपको एडी का मान दिया गया है। ठीक है सर, इस बार सिलेक्शन लेकर दिखाएंगे, बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर सर इस बार सिलेक्शन लेकर दिखाया, अच्छा लेकर दिखाया, बहुत अच्छा है। तो एडी का वैल्यू हमें कितना दिया गया है? एडी का वैल्यू रूट 95 दिया गया है। अब एडी का वैल्यू रूट 95 दिया गया है, तो जरा यहां कंपेयर करो, आपके दो खूबसूरत इक्वेशन बनेंगे। और कौन कौन से इक्वेशन बनेंगे जरा यहां से देखो। तो आप बोलोगे सर देखो एडी कितना है? तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बट्टे में 4, इसका जो रूट है वो बराबर है हमारे रूट अंडर 95 के। जब हमने इसको फर्दर सॉल्व किया तो हमने कहा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बट्टे में 4, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 95 के। ये बराबर किसके हो जाएगा? तो 95 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहां से a की वैल्यू निकाले तो a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 95 जमा b स्क्वायर बट्टे में 4। ठीक, और अगर ये a स्क्वायर की वैल्यू है, a की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर देंगे? इसी संख्या का रूट कर देंगे, हमें a का मान पता चल जाएगा। यही a का मान जब यहां पर रखेंगे तो वो भी b के फॉर्म में होगा, फिर वो भी b होगा, फिर निकालेंगे 38 आएगा। इस तरीके से करते करते सवाल हमारा बहुत लंबा चला जाएगा। अगर इस a का मान आप यहां पर रखोगे, फिर ये रूट में है, फिर यहां पर ये संख्या अलग है, 50 नौटंकी होगी, और 50 नौटंकी होगी तो हम सवाल को बना नहीं पाएंगे। तो हम बनाएंगे सवाल को, तो कैसे बनाएंगे? ऐसे सवाल जब भी आपके सामने आते हैं, आपको इतना कुछ भी नहीं सोचना होता, आप देखते चलो। जब भी आपके सामने ऐसे सवाल आए तो आप बस इसके ऊपर, ट्रिपलेट के ऊपर फोकस किया करो कि वो ट्रिपलेट क्या होगी। आपको मनगढ़ंत ट्रिपलेट लेनी है। मनगढ़ंत का मतलब क्या होता है? आपको खुद से अज्यूम करना है सर कि आप जो ट्रिपलेट लेंगे वो क्या लेंगे,
एक ऐसा ट्रिपलेट आपको लेना पड़ेगा जिसके चलते इसकी जो पेरीमीटर है वो 38 आनी चाहिए और इसका जो हाइट है वो कितना आना चाहिए, √95। आप सोचो यहाँ पे, ठीक है, आप सोचो यहाँ पे कि मैं यहाँ पर इक्वल साइड को क्या लूं और मैं यहाँ पर बेस को क्या लूं जिसके चलते मेरी हाइट 95 आए, क्योंकि बेसिक से जाएंगे तो आपका जीवन खराब हो सकता है। तो आपने कहा सर देखो ऐसा कर सकते हैं क्या 5 12 13 वाला ट्रिपलेट, 5 12 13 वाला ट्रिपलेट कैसे लगेगा, तो जैसे ये मेरा हाइट है, मान लो सर यहाँ पर ये हाइट की वैल्यू कितनी है, तो √95 है, ये तो हमने फिक्स कर लिया है, इसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हमें यहाँ पर दो साइडों को ऐसे लेना है और यहाँ पर जो जोड़ है इसको 38 लेना है, मतलब ये तीनों को जोड़ने पे 38 आएगा। और साथ में यहाँ पर जो भी वैल्यू लोगे इन दोनों के स्क्वायर का अंतर कितना आना चाहिए, इन दोनों के स्क्वायर का अंतर हमारा 95 आना चाहिए। इस बात को ध्यान रखो, इन दोनों का स्क्वायर का अंतर कितना आना चाहिए, तो 95 आना चाहिए। जैसे मानो अगर मैं इसको 13 लेता हूं, ठीक है, 13 से तो खैर ये 95 आएगा नहीं, ठीक, तो हमें ऐसा वैल्यू लेना है जैसे इन दोनों को जोड़ने पे, इन तीनों को जोड़ने पे, ये दोनों और प्लस ये जोड़ने पे हमारा आ जाए 38 और इन दोनों का यानी इस वाले साइड का हाफ का स्क्वायर बराबर होगा इन दोनों के स्क्वायर के इसके। तो बताओ यहां पर वैल्यू को लेंगे तो कैसे लेंगे, एज्यूम करो जरा, क्या एज्यूम कर सकते हो वैल्यू को, बिना एजम्पशन के ये सवाल नहीं बनने वाला है, ठीक है, बेसिक से जाओगे जीवन खराब हो जाएगा। एज्यूम करो, आपको टाइम दे रहा हूं मैं 1 मिनट का, 1 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूं, बढ़िया सवाल हो जाएगा ये। एजम्पशन बहुत जरूरी है सवालों में, ठीक है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल के यही तो वो सवाल मजेदार होते हैं जहां पर वैल्यू डायरेक्ट नहीं दी जाती है। और ऐसे ज्योमेट्री में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं जो ट्रिपलेट के ऊपर आधारित है डायरेक्टली। अब यहां पर भी अगर वो सवाल आए और यहां पर भी अगर आप मुझी से करवाओगे तो ये आपका नुकसान है, फिर आपने कुछ नया मुझसे कुछ भी नहीं सीखा। बताओ चलो, आया आंसर किसी का, बताओ। एल्टीट्यूड की वैल्यू √95 है और पेरीमीटर 38 है, एरिया पूछा गया, बताओ कैसे बताओगे। सोचो जरा, जितने होशियार बच्चे हैं सभी सोचो। कौन सा ऐसा ट्रिपलेट है जो 38 बनाएगा, सोचो। टू इंटू ए प्लस बी से 2a फाइंड कर लेंगे भैया, कैसे करोगे, मैं वही तो पूछ रहा हूं। हमने ये सवाल आपको करवाया है ज्योमेट्री में, अगर आपको पता होगा तो, और ज्योमेट्री में करवाने के बाद वापस से ये सवाल आया है मेंसुरेशन में, जहां पर साफ लफ्जों में इनके पेरीमीटर का मान दिया गया है। पेरीमीटर का मान कितना दिया गया है, तो 38 कहा गया है कि भैया इसकी जो पेरीमीटर है वो 38 है, कितनी है, तो 38 है, ठीक है। और आपको जो है एडी का मान लेना है वो √95 लेना है, एडी यहां पर √95 है, यानी अगर हम इसको √95 कहेंगे
तो यहाँ पर इन दोनों का स्क्वायर जो है, इन दोनों का स्क्वायर 95 के आपको बराबर आना चाहिए। जैसे मानो मैंने कहा 7, 40, 41 के ट्रिपलेट होते हैं, तो मैं यहाँ 41 ले ही नहीं सकता, यहाँ पर मैं कोई ट्रिपलेट ले ही नहीं सकता क्योंकि रूट 95 किसी ट्रिपलेट में नहीं आता है। यानी अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि मानो ये हमारा 10 हो गया और ये हमारा 1 हो गया, तो इन दोनों का स्क्वायर का अंतर कितना आएगा? तो 95 पॉसिबल है? नहीं है, 99 हो सकता है। यहाँ पर अगर मैं 11 लूं, 11 का स्क्वायर 121 होता है और 21 और 5 आपका 26 हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर हम 12 का स्क्वायर लेते हैं, 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144 और उसमें से 95 घटा दो तो आप बोलोगे सर 49। मतलब आप अगर इसको 12 ले रहे हो, इसको 7 ले रहे हो। ठीक है, आप देखो यहां पर आपका आ गया वैल्यू। मेरी बात को समझना, मैंने पहले 10 लिया, 1 लिया, नहीं बना बात। 11 लिया, 1 लिया, नहीं बना बात। मैंने कहा एक काम करते हैं, इसको 12 लेते हैं। अगर इसको 12 लेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 आएगा। 144 में से 95 को घटा देते हैं तो 15 में से 4 गया तो 9 आ जाएगा और 13 में से 9 गया तो 4 आ जाएगा, 49। 49 का मतलब ये रूट हो जाएगा 7। यानी हमने यहां पर प्रेडिक्ट किया, और क्या प्रेडिक्ट किया आपके सामने कि भैया इसकी वैल्यू 12 लोगे, ये 7 होगा, तो 12 और 7 का स्क्वायर कितना आएगा? रूट 95। अगर ये वैल्यू 12 है तो ये भी वैल्यू 12 होगी, और ये 7 है तो ये भी 7 होगी। 12 और 12 24, और 24 और 14 कितना हो गया? 38। यहां पर हमारा पेरीमीटर सेटिस्फाई कर गया, यहां पर हमारा पेरीमीटर सेटिस्फाई कर गया। हमने क्या क्या लिया यहां पर? 12 और 7, 12 और 7। क्यों 12 7 लिया? क्योंकि 12 के स्क्वायर से 7 का स्क्वायर रूट 95 होगा। अब इतना देखने के बाद कोई बालक यदि मुझसे ये पूछेगा कि सर कैसे पता चला आपको कि 12 और 7 लेना है, तो मैंने कहा मुझे दो संख्या ऐसी लेनी थी जिसके स्क्वायर का अंतर यहां पर 95 आता। तो मैंने पहले 10 और 1 को देखा। 10 मतलब मुझे इतना पता है कि यहां पर मैं 10 को लूंगा, 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 95 घटाएंगे 5 आएगा, 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता। फिर 11 का स्क्वायर 121, 121 में से इसको घटाया, ठीक है, 26 आया, 26 किसी का स्क्वायर नहीं होता। फिर 12 का स्क्वायर 144, 144 में से इसको घटाया 49, 49 होता है, किसका स्क्वायर होता है? 7 का होता है। तो ये 12, ये 7 और रूट 95 आ गया। फिर 12, 12, 7, 7 सेटिस्फाई करके देखा, सबको जोड़ने पे तो आ रहा है हमारा 38, और वो हमारा पेरीमीटर सवाल में दिया गया है। अब पेरीमीटर यहां पर दिया गया है, इतनी देखो वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी। इस सवाल का कैच यही है, नहीं तो बेसिक से जाओ और बहुत दिमाग खराब होगा। अब यहां पर हमें निकालना है एरिया। तो एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस कितना है? तो 7 जमा 7 14 हो जाएगा, और हाइट कितना है? तो रूट 95 हो जाएगा। यहां पर 2 से काटेंगे 7 बार में, तो आंसर आएगा 7 रूट 95 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। एक और काम मैं आपको बता सकता हूं, एक और ट्रिक आपको बता सकता हूं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एरिया जो है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के करीब में है। अगर आप देखोगे तो हाइट शब्द का इस्तेमाल यहां पर है, हाइट शब्द का इस्तेमाल यहां पर है, यानी ऑप्शन के साथ जो दूसरी वाली वैल्यू लगी हुई है ना, ये जो दूसरी वाली वैल्यू लगी हुई है, ये बेस का आधा है। ये बेस का आधा है, यानी बेस का आधा अगर 6 है तो पूरा का पूरा बेस 12 होगा। अगर पूरा का पूरा बेस 12 होगा सर, अगर पूरा का पूरा बेस 12 होगा, तो उस आधार पर आप चेक करिए कि ये 6 है और ये 6 है। फिर इसको आपको कितना लेना पड़ेगा? अगर ये 12 हो गया तो ये 6 होगा, और अगर ये 6 होगा तो क्या इसके साथ कोई वैल्यू आएगी जो सेटिस्फाई करेगी? उसी तरीके से यहाँ पर देखिए, बेस का आधा अगर 7 है, बेस का आधा अगर 7 है तो पूरा 14 होगा, यानी 7 और 7 के साथ इसको देखो तो 12 आएगा, तब सेटिस्फाई करो। या तो ऑप्शन से जा सकते हो और नहीं तो खुद से वैल्यू अज्यूम कर सकते हो। मुझे यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा था, ठीक है, कि भैया यहाँ ये बेस का आधा है, बेस का आधा है मतलब ये 12 है। अगर ये 12 ले रहे हैं, 95 ले रहे हैं, तो ये और बड़ी वैल्यू आएगी। फिर चारों को जोड़कर देखेंगे 38 के बराबर मिलेगा नहीं। फिर मैंने देखा अच्छा बेस का आधा 7 लेना है, मैंने यहाँ पर 7 लिया। जब ये 7 लिया, 95 लिया तो 12 आ गया। फिर सबको जोड़कर देखा 38 सेटिस्फाई कर गया, तो मैं समझ गया ऑप्शन नंबर डी क्या है आंसर है। वो कब? जब हम ऑप्शन के मेथड से जाते हैं। अब आ जाओ अगले सवाल में। सवाल नंबर 4 कहा गया एबीसी एक आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, एसी उसका हाइपोटेनस है, एरिया ऑफ स्क्वायर ड्रॉन ऑन द हाइपोटेनस एज साइड इज 128 फलाना, व्हाट इज द सम ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉन ऑन एबी एंड बीसी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही खूबसूरत सवाल। अब देखेंगे, ये प्रॉपर्टी भी हमने आपको पढ़ा दिया है पूरा का पूरा, किसमें? ज्योमेट्री में। दोबारा से रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है। जिन्होंने ज्योमेट्री की वीडियो नहीं देखी है वो जरूर देख लें। सवाल में क्या बोला है? सवाल में आपसे इतना कहा गया है कि देखो भैया एबीसी एक आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया कि ये दोनों साइड इसकी बराबर है,
ठीक। और AC उसका हाइपोटेनस है, मतलब अगर ये A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है, हाइपोटेनस कौन है? तो हाइपोटेनस AC है। उसके बाद कहा गया द एरिया ऑफ स्क्वायर ड्रॉन ऑन हाइपोटेनस इज साइड, ठीक है, कितना है? तो यहां पर इसके ऊपर आपने क्या बनाया है? एक स्क्वायर बनाया है, और ये स्क्वायर की जो एरिया है वो कितनी है? तो 828 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसके बाद कहा गया यहाँ पे सम ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉन ऑन साइड AB एंड BC, AB और BC के ऊपर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए गए हैं उनके एरिया का सम कितना होगा? उनके एरिया का सम कितना होगा, हमसे ये पूछा गया है। तो अगर मानो यहाँ पर इनके एरिया का सम हमसे पूछा जाता है तो पहले तो हम यहाँ पर ट्रायंगल बना लेते हैं, और इनका साइड कितना होगा? तो इनका जो साइड होगा हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। जैसे मानो यहां पर हमने बना दिया है, ठीक है, हमने यहां ट्रायंगल बना दिया। गौर से देखिए आप, इनके आधारों को हमने रखकर यहां पर ट्रायंगल बना दिया। तो क्या होता है, एक छोटी सी बात आपको सीखनी होती है। जैसे आपने यहां पर ट्रायंगल बनाया है, आपने यहां पर ट्रायंगल बनाया है और इसके ऊपर आपने स्क्वायर बना दिया है। सवाल में कहा है एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो 128 है। सम ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉन ऑन AB एंड BC, AB पर और BC पर जो स्क्वायर बनेगा वो कितना बनेगा? और ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। अब अगर मेरे भाई देखो, हमने ज्योमेट्री में जो आपको पढ़ाया था वो क्या पढ़ाया था वो समझना, कि आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, इसके ऊपर सेमी सर्कल बनाते हैं, यहां भी बनाते हैं और यहां भी बनाते हैं, या फिर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं इस तरीके से, ठीक। आप यहां पर इसके ऊपर एक रेक्टेंगल बनाते हैं, इसके ऊपर एक रेक्टेंगल बनाते हैं और इसके ऊपर एक रेक्टेंगल बनाते हैं, या दुनिया का कोई भी पॉलीगन आप उसके ऊपर बनाते हैं, ठीक है। अगर इसकी एरिया यहां पर देखो, ये साइड A हो गया, ये साइड B हो गया, ये साइड C हो गया, तो इसका एरिया जो होगा, जो भी होगा, और इसका एरिया जो भी होगा, तो हाइपोटेनस वाले की जो एरिया होगी इन दोनों के एरिया के बराबर होगी, यानी इसका एरिया 1+2 के बराबर होगा। ये बात तय है। उसी तरीके से यहां पर अगर इसका एरिया 1 यूनिट है, इसका एरिया मानो 2 है, तो हाइपोटेनस वाले का एरिया हमेशा इन दोनों के एरिया के सम होगा। यानी हमें इस बात को ध्यान रखना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल जब हम बनाते हैं तो अगर तीनों साइड पर सेम तरह के पॉलीगन है, यहां पर सेमी सर्कल, यहां सेमी सर्कल, यहां सेमी सर्कल, यहां स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, रेक्टेंगल रेक्टेंगल रेक्टेंगल, तो यहां पर पहले और दूसरे का जो सम होता है वो तीसरे के बराबर होता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि यहां पर रेक्टेंगल बना दिया, यहां रेक्टेंगल बना दिया, यहां सेमी सर्कल बना दिया। अब जैसे मानो एक ऐसा भी ट्रायंगल हो सकता है कि यहां पर रेक्टेंगल है, यहां पर रेक्टेंगल है और यहां सेमी सर्कल है। उस केस में अगर ये x है, ये y है, तो इसका x प्लस y जो है ये कदापिक नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, हमेशा सेम तरह का ही पॉलीगन होना चाहिए। अगर यहाँ हेक्सागन है, हेक्सागन है, तो हेक्सागन ही होना चाहिए। तो ये तो सवाल हमने पढ़ा था ज्योमेट्री में, और ज्योमेट्री इसका भरपूर उपयोग भी किया था। अब हमारे सवाल में कुछ ऐसा है कि यहाँ ट्रायंगल है, यहाँ ट्रायंगल है, और यहाँ जो हमारी बात कही गई है वो क्या कही गई है? तो यहां पर हमसे कहा गया इसकी एरिया 128 है। अब उसके अलावा एक और बात को समझना हमेशा, मैं आज के बाद ये बात बार बार नहीं बताऊंगा आप लोगों को। और ये बात क्या होती है कि जब एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल होता है, ये साइड 1 होता है, 1 होता है तो √2 होता है। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको उल्टा कहानी दे दे, उल्टा कहानी क्या दे दे, जैसे मानो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर ये a है और ये a है तो इसका √2 गुना है। इसका कितना गुना है? √2 गुना है। हम इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि जो भी तुम्हारा हाइपोटेनस होगा उसको √2 से भाग कर दो, उसको √2 से भाग कर दो, वहीं परपेंडिकुलर वहीं बेस। तो कल के दिन अगर हम हाइपोटेनस को ही a मान लेते हैं, अगर हम हाइपोटेनस को ही a मान लेते हैं तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? उसको √2 से भाग कर देंगे, और ये कितना हो जाएगा? इसको भी √2 से भाग कर देंगे। यानी राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल में जो भी यहां पर परपेंडिकुलर, जो भी हाइपोटेनस होता है उसको √2 से भाग कर देने पर कौन आ जाता है? परपेंडिकुलर और बेस आ जाता है। अब यहां पर आपसे सवाल में कहा गया है कि इसका जो क्षेत्रफल है 128 है। अगर एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की एरिया कितनी है? 128 है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर अगर 128 है तो साइड कितनी होगी? तो √128। 128 को कैसे तोड़ोगे? तो 4 × 32 में तोड़ोगे। 32 को और कैसे तोड़ सकते हो? तो बोलोगे सर 4 × 4 16, और 16 का 7 गुना होगा, ठीक है, सॉरी 16 का 8 गुना होगा। 8 को भी कैसे तोड़ सकते हो? तो बोलोगे सर 4 × 4 × 4 × 2, ये 64 का 2 गुना है सर।
ये आप सीधा का सीधा कह सकते हो कि 128 जो है ये 64 का कितना गुना है, 2 गुना। 64 का रूट हो जाता है 8 और 2 का रूट हो जाएगा √2, यानी यहाँ पर जो हाइपोटेनस की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 8 √2 आएगी। कितनी आएगी, 8 √2 आएगी। यानी यहाँ पर आपने हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी निकाल दी, 8 √2 निकाल दी। और मैंने आपसे कहा यहाँ पर ये जो भी वैल्यू आएगा उसको √2 से भाग करो तो साइड आएगी। ये 8 √2 है तो इसकी साइड 8 होगी, ये 8 √2 है तो इसकी साइड भी 8 होगी। सवाल में हमसे कहा गया है कि दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बताओ। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड कितना है, तो 8 है, यानी 8 इंटू 8। ये हमारा कोई भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमसे दोनों पूछा है, तो इसको हम 2 के साथ गुना कर देंगे। 4 से काटेंगे तो 2 बार में 8 दूनी 16 दूना 32, आंसर कितना आ जाएगा, 32 √3 आ जाएगा। और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ पाए बात को आप, बड़ा सिंपल था। इसका एरिया दे दिया गया था तो उससे साइड निकाल दिया, उसके साइड से इन दोनों का साइड निकाल दिया, और इनके साइड पता चल गए तो एक का एरिया इतना होता है, 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का एरिया निकल जाएगा। क्लियर है? आ जाइए अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5, ये भी बहुत खूबसूरत प्रश्न है। आपको मैंने ये बता रखा है हमेशा, जैसे मानिए मैंने अभी आपको ये पॉइंट कहा, और अभी मैंने आपको क्या कहा कि यदि इसका परपेंडिकुलर ए है, इसका जो बेस है वो कितना है, बी है। ये देखो यहाँ पे राइट एंगल के केस में, और हाइपोटेनस इतना है, तो इस केस में इसका जो पेरीमीटर होगा वो कितना होगा। इस केस में इसका जो पेरीमीटर होगा दोस्त कितना होगा, a + a 2a आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर √2a आ जाएगा। अगर आप यहाँ से √2a कॉमन ले लेते हो तो √2a कॉमन लेने के बाद ये बच जाता है √2 + 1, और ये जो भी पेरीमीटर होता है वो हमेशा इस फॉर्म में होता है, √2a × √2 + 1, √2a × √2 + 1। राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर हमेशा इस फॉर्म में होता है, इस बात को ध्यान रखना है, √2a × √2 + 1। अब आपका एग्जामिनर उसी तरीके से सवाल देगा, बोलेगा पेरीमीटर ऑफ ए आइसोस्केलेस राइट ट्रायंगल इतना है, तो बताओ यहाँ पे ये वैल्यू कितने के बराबर होगी, बताओ यहाँ पर ये वैल्यू जो होगी वो कितने के बराबर होगी। अब आप बोलोगे सर देखो बात ऐसी है, जो पेरीमीटर होता है वो कितना होता है, तो बोलोगे सर √2a × 2 + 1 होता है, √2a × √2 + 1 हमारा पेरीमीटर होता है, और ये पेरीमीटर में अगर हम 16 कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा 16 × √2 + 1। समझ में आ गया बात यहाँ पे, √2a × 2 + 1 और 16 × √2 + 1, √2 + 1 से √2 + 1 चला जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 16/√2, और 16/√2 का मतलब हो जाएगा 8 √2, यानी साइड जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 8 √2 आ जाएगा। साइड कितना आ जाएगा मेरे भाई, 8 √2 आ जाएगा। यानी यहां पर हमारा जो आइसोस्केलेस ट्रायंगल होगा उसकी प्रत्येक साइड कितने की होगी, 8 √2, और ये भी हो जाएगा 8 √2। तो अगर हम यहां पर बात करेंगे एरिया के बारे में, तो एरिया हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर एरिया हमारा बड़ा साधारण है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हाफ इंटू बेस कितना है, तो बोलेंगे सर 8 √2 है, और हाइट कितना है, तो 8 √2 है। √2 से 2 खत्म, 8 × 8 = 64 आ जाएगा, बात खत्म। सीधा आंसर है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। √2a × √2 + 1 की वैल्यू उसको कंपेयर करना है, इसमें से √2a निकाल लोगे तो 16, देखो 16 निकाल लोगे तो √2 + 1, यानी a की वैल्यू आ जाएगी 8 √2, यानी परपेंडिकुलर 8 √2, बेस 8 √2, तो एरिया निकाल लोगे। एरिया कैसे निकालोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। क्लियर है, आगे बढ़े बताओ, क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 क्लियर है। आज ये एग्जाम्पल नंबर 6 में सवाल में कहा गया रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड एंड थर्ड साइड ऑफ ए आइसोस्केलेस ट्रायंगल। हर इक्वल साइड की वैल्यू जो है वो 3 है और थर्ड साइड की वैल्यू 4 है। एरिया इतना दे रखा है तो थर्ड साइड बता दो। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं, इसको 3x मान लेना, इसको 4x मान लेना, उसके बाद एरिया का फॉर्मूला लगा देना b/4 4a² - b² का रूट, x की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप उसको बता देना कि इक्वल साइड और नॉन इक्वल साइड जिसकी वैल्यू जो भी है वो कितनी है। ठीक है, आ जाओ अगला देखो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो राइट एंगल ट्रायंगल की बेसिक इंफॉर्मेशंस तो आपको पता ही चल गई हैं। किसमें पता चल गई है, ज्योमेट्री में। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनस होता है, सभी चीजें। पाइथागोरस के हिसाब से पेरीमीटर, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, एरिया हाफ इनटू बेस हो गया, इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला, सभी बातें मैंने आपको बता रखी है। सर्कम रेडियस हाइपोटेनस का 2 गुना होता है,
हाफ होता है। अब जो हमें पढ़ना है यहाँ पर सीधा का सीधा यहाँ पर किसके बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल में हम इतना बात नहीं डिस्कस करेंगे, पेरीमीटर क्या है, बेस क्या है, उतना आपको आता है। राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाई लेवल के पॉइंट्स हो गए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, सिर्फ हाई लेवल के नहीं, जो मेंस लेवल के हो गए, उसके लिए अगर हम बात करें यहाँ पर तो 3 बड़े महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। और 3 बिंदु क्या होते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। सवाल में आपको ये 3 सवाल मैं बता रहा हूं, आज से 1 साल बाद तैयारी के, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ये सवाल भी आते हैं। जो आपको 1 साल बाद बातें पता चलती वो आज आपको आज ही पता चल जा रही हैं। ये चीजें ऐसी हैं जो 1 साल बाद पता चलनी चाहिए थी आपको, लेकिन चूंकि आप पढ़ रहे हैं हमसे तो आपको मैं अभी बता देता हूं। जब आप मॉक देते तो शायद आपको ये बातें पता होती, लेकिन आपको अब ये बातें अभी से पता होनी शुरू हो जाएंगी। सवाल में आपका एग्जामिनर आपको क्या क्या पिछले साल क्वेश्चन दे चुका है वो देखो यहाँ पे। उसने ऐसा क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन में आपसे ये कहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक स्क्वायर को हम ऐसे बनाए हैं, इस स्क्वायर का मुझे साइड बता दो। दूसरा आपका एग्जामिनर उसने ऐसे क्वेश्चन दे दिया है, वो क्या क्वेश्चन दिया है उसका भी दिखा देते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और स्क्वायर जो बनाया हमने ऐसे बनाया है, देखते चलिए। बहुत शानदार। और तीसरा जो आपसे पूछा जाएगा पेपर में, वो पूछा जाएगा नहीं, पूछा गया है और मॉक टेस्ट में 1000 बार ये सवाल आते हैं, वो हमारा ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है। और इसके अंदर हमें एक स्क्वायर को बिठा के दे देगा, ये वाला पॉइंट, और तब बोलेगा कि बताओ यहां पर तीनों जगह पर जो जो तुमने स्क्वायर बनाया है, तीनों जगह पर देखो आपसे बोलेगा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका जो है साइड यहां पर ए हो गया, इसका साइड बी हो गया, इसका साइड सी हो गया। ये जो स्क्वायर है ना, ये जो स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर की साइड अगर, इस स्क्वायर की साइड अगर मैं बोलूं कि इस स्क्वायर की साइड अगर मानो यहां पर ये स्क्वायर की साइड अगर x है, तो x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। दूसरी वाली पॉइंट यहां पर उसी तरीके से ये अगर a है, ये अगर b है, ये अगर c है, और ये अगर स्क्वायर है जिसकी वैल्यू x है, तो x की वैल्यू कितनी होगी। और तीसरा वाला सवाल, अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइडें जो है वो अगर इसकी a है, तो अगर स्क्वायर की साइड हमारी x है, तो यहां पर x की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी। 3 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन सवाल पूछे गए हैं पेपर में। अब देखो क्या होता है कि आज चूंकि ये 2D है, आप 2D पढ़ रहे हो, 2D पढ़ रहे हो, तो मैं आपको बहुत आसान तरीके से ये बातें समझा पा रहा हूं कि स्क्वायर के अंदर एक त्रिभुज के अंदर स्क्वायर पूछा गया है। जब आप मेंसुरेशन का 3D पढ़ोगे ना, तो मेंसुरेशन के 3D में आपको ये बात और आगे चलकर पता चलेगा कि भैया ये ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल कोन बन जाएगा और ये स्क्वायर क्यूब बन जाएगा, ठीक है। दोबारा से समझ लो, यही वाला ट्रायंगल कोन बन जाएगा और यही वाला स्क्वायर हमारा क्यूब बन जाएगा। और तब बोलेगा कि एक कोन के अंदर, तब बोलेगा एक कोन के अंदर एक क्यूब को बिठा दिया है, बताओ अगर उस कोन का रेडियस r है, उसकी हाइट अगर h है, तो बताओ इस क्यूब की जो भुजा होगी वो कितनी होगी। वो हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन के 3D में। अभी जो हमें 2D में पढ़ना है वो साइडें निकालना पड़ना है। फिर इसमें भी थोड़ा सा हाई लेवल में आगे चलोगे, तो थोड़ा हाई लेवल में और आगे चलोगे मेंस के लेवल के लिए, तो बात करोगे सर ये हमारा एक ट्रायंगल है, इसके अंदर हमने बना दिया एक स्क्वायर और फिर उसके अंदर भी एक और स्क्वायर बना दिया, अब हमें इस वाले स्क्वायर की साइड पता करनी है, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट यहां पर ये बन जाएगा। तो हमें सभी बातों को जानना है, सभी बातों को समझना है। हम अगर इसको निकालेंगे तो निकालेंगे कैसे, जरा एक बार अपने शीट को आप देखो, जरा एक बार आप अपने अंदर आप अपने शीट को देखो। यही कहा गया है कि साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर इनसाइड अ साइड ए ऑफ ट्रायंगल हुज बेस इज बी इनटू एच। ये बेसिक फॉर्मूला हो गया। फिर उस पर ये पहला सवाल आ गया आपका, फिर उसके बाद ये दूसरा वाला सवाल आ गया, इसी के ऊपर एग्जाम्पल दे दिया है मैंने, ये 2 एग्जाम्पल्स हमने दिए हैं। फिर दूसरा वाला स्क्वायर आ गया, फिर तीसरा वाला, सभी स्क्वायर्स हैं और उसके ऊपर एग्जाम्पल, और लास्ट में एग्जाम्पल नंबर 5 है आपका, जहां पर आपके 2 स्क्वायर दिए गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर शेडेड रीजन, ये सब बाद में देख लेंगे। एग्जांपल नंबर 6, ये सब बहुत आसान है, ये सब बहुत आसान बातें बोलते हैं। जो फिलहाल में हमें पॉइंट पे वैरी करना है, जिस पर हमें बात करनी है, वो क्या करना है, हमें इन 3 फिगर्स के बारे में बात करने हैं कि इनका हम एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। सर आपकी रिमाइंडर की क्लास नहीं हुई है, नंबर सिस्टम की क्लास में हो जाएगी, चिंता मत करो, ठीक है। आ जाओ।
अब यहां पर जब हम बात करते हैं तो भैया इनको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। तो देखो यहां पर एक बात को अपने मन में बिठा लेना, जो पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप दुनिया का कोई भी ट्रायंगल बनाओ, आप ऐसे इसको ट्रायंगल को बनाओ, ठीक है, और इसके अंदर जो सबसे बड़ा स्क्वायर रख सकते हो, जो सबसे बड़ा स्क्वायर होगा, जो सबसे बड़ा स्क्वायर होगा वो एक ऐसा स्क्वायर होगा जो तीनों भुजाओं को टच कर रहा होगा, ठीक। तो वो आपने बना दिया यहां पर कि सर ये हमारा सबसे बड़ा स्क्वायर है। इस स्क्वायर की साइड जो है वो मान लीजिए कि कितनी है, x है, ठीक है। और यहां पर इसका जो ये वाला साइड हो गया, मानो यहां पर ये इसका बेस है। ये क्या है, इस ट्रायंगल का क्या हो गया दोस्त, बेस हो गया। यहां पे समझना मेरी बात को। और इस ट्रायंगल का ये क्या हो गया, तो इस ट्रायंगल का ये हाइट हो गया। इस ट्रायंगल का क्या हो गया, तो हाइट हो गया। बड़ा सिंपल है। तो आप हमेशा अपने मन में एक बात को ध्यान रखना कि 1 अपॉन साइड ऑफ स्क्वायर, यानी 1 अपॉन स्क्वायर का साइड कितना है। आप इस पॉइंट को लिख लो यहां पे कि सर 1 अपॉन एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स बराबर साफ तौर पे 1 अपॉन बेस प्लस 1 अपॉन परपेंडिकुलर। यानी इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 अपॉन एक्स बराबर p प्लस बी इंटू पी इंटू बी, ठीक। और जिसको अगर हम उल्टा करके लिखें तो हम ये भी कह सकते हैं x की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर इंटू बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर प्लस बेस। इस बात को अपने मन में आजीवन ध्यान रखना कि किसी भी तरह का कोई भी स्क्वायर हो, जैसे ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर की मुझे साइड निकालनी है, तो ये जिस बेस पर है उस वाले बेस को, और जो इसका परपेंडिकुलर है उस परपेंडिकुलर को पहले दोनों को गुना कर देंगे और फिर उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। क्लियर है, यहां पर पहले दोनों को गुना कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। जैसे आप मेरे साथ एक बार ये 3 फोटोज में आ जाओ। आप बोलोगे सर देखो यहां पर ये जो स्क्वायर है ना सर, आप देखते चलना, हर किसी का बेस अलग होगा, हर किसी का परपेंडिकुलर अलग होगा। आप एक ही तरह का बेस का मान उनको नहीं दे सकते हैं। तो आप यहां बोलेंगे सर यहां पर इसकी जो साइड होगी ना, इस स्क्वायर का बेस ये किस पर टिका हुआ है, इसका आधार क्या है, तो बोलोगे इसका आधार a है। और ये जो स्क्वायर है ये परपेंडिकुलर किस पे है, तो ये परपेंडिकुलर a पर है, यानी इसका परपेंडिकुलर a है। तो क्या बोलेंगे, एक ही बात बोलेंगे, सर देखो बात ऐसी है, यहां पर इस स्क्वायर की जो साइड निकालनी है, इसका बेस b है और इसका परपेंडिकुलर a है, तो b इंटू ए डिवाइडेड बाई b प्लस ए, और यही डायरेक्ट इसका साइड हो जाएगा। ये डायरेक्ट जनाब इसका क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा एक लाइन में। ये जिस बेस पर है उस बेस का नाम b है, ये जिस परपेंडिकुलर पर है उस परपेंडिकुलर का नाम a है। तो हमें इसके बेस को परपेंडिकुलर के साथ गुना करके दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। अब बारी आ जाती है इस वाले फोटो में, इस वाले फोटो में। इसका आंसर आ गया भाई, बस इतना ही सिंपल था। कंसेप्ट पता होगा तो इतना ही सिंपल था। अब ये पूछोगे ये कहां से आया, कैसे आया, फिर वो लंबा समय जाएगा आपका और बेकार होगा, आपके लिए उतनी बातें जाननी जरूरी नहीं है। उसी तरीके से डायरेक्ट ट्रिक आप याद करो जो हम बता रहे हैं। अब यहां पर इस वाले स्क्वायर को देखो, ये स्क्वायर किसके ऊपर विराजमान है, तो इस वाले भुजा के ऊपर है, ठीक है। यानी बेस हम किसको मानते हैं, कोई भी बिल्डिंग है, जैसे मानो ये वाली बिल्डिंग है, ठीक है, और ये बिल्डिंग जो है इस पर खड़ी है, तो इस बिल्डिंग का आधार कौन है, तो इस बिल्डिंग का आधार ये है। और आधार के साथ जो भी 90 का कोण बनाएगा वो उसका ऊंचाई होता है, ठीक है। आधार के साथ जो भी 90 का कोण बनाता है वो क्या होता है, उसका ऊंचाई होता है। अगर कल के दिन मानो यहां पर बिल्डिंग ऐसे टेढ़ी खड़ी मिली आपको, जैसे लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा है, लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा कैसे है, तो लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा ऐसे टेढ़ा है, तो भैया इसका बेस ये होगा, इसका बेस क्या होगा, ये होगा, और आधार वो वाली हाइट होगी जो यहां पर, ठीक है, ऊंचाई वो वाली पॉइंट होगी जो 90 का कोण बनाएगी। ये जिस पर टिका होता है वही उसका बेस होता है। तो ये स्क्वायर टिका किस पर है, तो बोलोगे सर सी पर, यानी इसका बेस कितना हो गया, तो सी हो गया। अब बात करेंगे इस वाले स्क्वायर के परपेंडिकुलर की, तो इस वाले स्क्वायर का परपेंडिकुलर कौन हो गया, जो इस वाले हाइट पर 90 का कोण बनाए, और इस वाले हाइट पर 90 का कोण ये वाली भुजा बना रही है। अब इस भुजा का मान कितना होगा, जो अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट अगर हम डी बोले, जहां पर ये पूरे की पूरी वैल्यू सी है, तो ये एडी क्या हो गया, इसकी हाइट हो गई। और एडी की वैल्यू क्या होती है, तो ए इंटू बी बट्टे में सी, यानी यहां पर ये जो वैल्यू आएगी एडी की, ये जो एडी की वैल्यू आएगी कैसे आएगी, तो ए बी बटे सी। अब पूछना मत सर ए बी बटे सी कहां से आया, याद करो राइट एंगल ट्रायंगल में प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि अगर ये ए होता है, बी होता है यहां पर, और अगर ये सी होता है, ये परपेंडिकुलर यहां पी होता है, तो बोलेंगे सर ए इंटू बी बराबर पी इंटू सी,
तो यहां से p की वैल्यू ए बी बटे सी आ जाती है, पता है। तो हमने कहा हाँ सर, यानी ये वैल्यू a है, ये वैल्यू b है, ये वैल्यू c है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई ए बी बटे सी। मैंने जनरल तरीका क्या बताया था, मैंने कहा था आपको कि अगर आपको एक जनरल पॉइंट याद रखना है अपने मन में तो आप ये बात को हमेशा फिक्स रखा करो कि आपको क्या लेना है। तो आपको एक स्क्वायर का क्या लेना है, परपेंडिकुलर इंटू बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर प्लस बेस। तो यहां पर इसका बेस क्या है, ठीक है, जैसे परपेंडिकुलर इंटू बेस, परपेंडिकुलर क्या है तो बोलोगे सर ए बी बटे सी है, और परपेंडिकुलर इंटू बेस कितना है तो बोलोगे सर बेस हमारा सी है। तो परपेंडिकुलर इंटू बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर प्लस बेस, यानी ए बी बटे सी और प्लस कितना आ जाएगा सी। सी से हमारा सी खत्म हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा ए बी, और नीचे देखो सी से गुना लगाओ, सी से ऊपर नीचे यहां पर देखो सी से लगो तो बोलोगे सर ए बी प्लस सी स्क्वायर, और नीचे वाला सी कहां चला जाएगा ऊपर, तो यानी ये फिक्स हो गया कि x की वैल्यू ए बी सी अपॉन ए बी प्लस सी स्क्वायर है, ठीक है। ए बी सी अपॉन ए बी प्लस सी स्क्वायर है, ये फिक्स हो जाएगा। यानी अगर ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है, इसके अंदर एक स्क्वायर लगाते हैं तो उस स्क्वायर की वैल्यू a इंटू बी इंटू सी डिवाइडेड बाई यहां पर ए बी प्लस सी स्क्वायर, ये फिक्स कर सकते हो आप, ए बी प्लस सी स्क्वायर। उसी तरीके से आ जाइए इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये जो स्क्वायर है जिस आधार पर है उस आधार का मान कितना है a है, और यहां पर जो इसकी हाइट हो जाएगी दोस्त, ये जो हाइट हो जाएगी, इस हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो बोलोगे सर ये √3 बटे 2a हो जाएगा। ये हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो √3 बटे 2a हो जाएगा। तो यहां पर अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है तो √3 बटे 2 इंटू ए है, और इंटू बेस कितना है तो बोलोगे सर बेस हमारा इतना हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर इंटू बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर प्लस बेस, बस आपको कुछ नहीं करना है, परपेंडिकुलर और बेस का पता लगा लेना है कि परपेंडिकुलर और बेस है तो है क्या। अब ऊपर नीचे अगर हम 2 से गुना करते हैं, ऊपर 2 से गुना करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा √3a स्क्वायर, ठीक, और नीचे कितना बचेगा 2 से गुना करने पे ये खत्म, तो बोलोगे सर √3a प्लस कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। अगर आप ऊपर नीचे a निकालकर काट दोगे तो बचेगा आपका √3a और डिवाइडेड बाई कितना तो 2 प्लस √3 बचेगा। अब अगर आप इसका फैक्टराइजेशन करोगे, इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 माइनस √3 से गुना करोगे तो बोलोगे √3a इंटू 2 माइनस √3। तो ये चीज आपका फिक्स हो गई कि यहां पर x की वैल्यू कितना आएगी तो x की वैल्यू √3a इंटू 2 माइनस √3 आएगी। ये याद कर लेना है आपको, ये याद कर लेना है, फिक्स हो गया। ये 3 केसेस होते हैं, तीनों में याद रखना है ए बी अपॉन ए प्लस बी, ए बी अपॉन ए प्लस बी आपको याद कर लेना है कि x की वैल्यू कितनी आई तो ए बी अपॉन ए प्लस बी आई है यहां पर। उसी तरीके से आपको याद कर लेना है ए बी सी अपॉन ए बी प्लस सी स्क्वायर, और यहां पर याद कर लेना √3 इंटू 2 माइनस √3। यहां पर स्क्वायर जो बन रहा है वो आधार पर बन रहा है, यहां स्क्वायर हाइपोटेनस पर बन रहा है, और यहां जो स्क्वायर बन रहा है वो राइट एंगल ट्रायंगल के जगह इक्विलेटरल में। ये 3 पॉइंट थे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट थे। आप इसको 10 स्टार लगाना चाहते हो आप इसको 10 स्टार लगा लो, ये फिक्स है। हमेशा फॉर्मूला फिक्स होता है कि साइड बराबर बेस इंटू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस प्लस परपेंडिकुलर। बेस पता कर लो कि वो टिका किस पे है, और परपेंडिकुलर पता कर लो कि उसका परपेंडिकुलर क्या है, ठीक है। अब इसी के ऊपर जैसे आ जाओ तो यही पॉइंट आपका लिखा गया है कि द एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर इन अ रेक्टेंगल, सॉरी इन अ ट्रायंगल, वो लार्जेस्ट स्क्वायर का जो भी होगा वो क्या होगा, साइड बराबर बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई बेस प्लस हाइट। ये मैंने बताया। पहला एग्जाम्पल आपके सामने उन्होंने ये दिया, जबकि इसके पहले एक और एग्जाम्पल होना चाहिए था, और इसके पहले क्या होना चाहिए था, इसके पहले ये वाला एग्जाम्पल होना चाहिए था जो हमने बनाया था। इसके पहले ये वाला एग्जाम्पल होना चाहिए था जो पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे है और यहां पर इसके अंदर हमारा एक इस तरह का स्क्वायर है जो यहां पर कैसे टच करता है, यहां पर भी टच करता है एक वर्टेक्स को। देखो बड़ा खूबसूरत पूछा गया था ये सवाल, ठीक है, और सवाल बनाकर नहीं पूछा गया था। सवाल में आपसे ये कहा गया था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका एक वर्टेक्स स्क्वायर का इसके वर्टेक्स पर है, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा इस तरीके से। अगर इस स्क्वायर की साइड जो है हमारी x है और ये वैल्यू a है, ये वैल्यू b है, ये वैल्यू c है, तो केस 1 में अगर हम बात करते हैं केस 1 में कि ये केस 1 में ये केस 1 है, तो यहां साइड की वैल्यू कितनी होगी तो बोलोगे सर ए बी अपॉन ए प्लस बी, ए बी अपॉन ए प्लस बी याद कर लेना है। ये आपका केस नंबर 1 हो गया, ठीक। उसके बाद आप केस नंबर 2 की बात करोगे, ये आपका केस नंबर 2 हो गया। और केस नंबर 2 में क्या कहा गया है, देखो सेम तरीके से मैंने क्या कहा था
a इंटू बी, और यहां पर हो गया आपका, देखो अगर मैंने केस नंबर 2 की बात कही थी तो मैंने कहा था मानो ये आपका साइड कितना है, देखो याद करो, ये साइड मैंने अभी कहा है ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। ठीक, इसके अंदर जब आप स्क्वायर को ऐसे बनाते हो तो स्क्वायर की जो भुजा होती है तीनों को पहले गुना करना होता है, तो ABC बट्टे में AB और प्लस कितना हो जाएगा C का स्क्वायर। अब ये जो C का स्क्वायर है ना ये हाइपोटेनस है, और C के स्क्वायर को आप A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिख सकते हो, और यही यहां पर लिखा गया है बेस इंटू परपेंडिकुलर इंटू हाइट, बेस इंटू परपेंडिकुलर, और ये C स्क्वायर के स्थान पे, ये C स्क्वायर के स्थान पे इन्होंने हाइपोटेनस के स्क्वायर के स्थान पे बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिखा है। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो सबसे पहला एग्जांपल आपके सामने है। मैंने कहा था ना जब सवाल प्रीवियस ईयर में आया था तो फोटो नहीं बनाया गया था, भाषा का इस्तेमाल किया गया था। कहा गया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC नाम का, AB का नाम 12 है, AC का नाम 15 है। एक स्क्वायर को उसके अंदर बनाया गया है। वन ऑफ इट्स वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर कोइंसाइड विद द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। स्क्वायर का एक जो कोन है, एक वर्टेक्स है, वो हमारे ट्रायंगल के वर्टेक्स के ऊपर मिलता है, उसके कोइंसाइड करता है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी आपको समझ जाना है यहां पर कि कौन से वाले फोटो की बात हो रही है, केस नंबर 1 के बारे में बात हो रही है कि केस नंबर 2 के बारे में बात हो रही है। तो केस नंबर 1 के बारे में बात हो रही है, इसीलिए केस नंबर 1 के बारे में बात हो रही है क्योंकि यहां पर आप इस बात को समझो, स्क्वायर का एक वर्टेक्स, साफ तौर पे देखो 3 केसेस है ना सर, केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है। केस 1 में ही स्क्वायर का वर्टेक्स और ट्रायंगल का वर्टेक्स एक ही पॉइंट पर मिलते हैं। केस 2 में स्क्वायर के दोनों वर्टेक्स जो होते हैं वो हाइपोटेनस पे होते हैं, और केस नंबर 3 तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का है, राइट एंगल का तो है ही नहीं। यानी ये 3 केसेस को हमें ध्यान में रखना है। ये बात क्लियर हुआ। अब आ जाओ 3 केसेस में। अभी जो सवाल पूछा गया है वो किसके बारे में पूछा गया है, तो इसके बारे में पूछा गया है। तो जरा अपने एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल में बड़ा बेहतरीन तरीके से पूछा है कि देखिए सर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। आप बोले हाँ भैया देखो ये वाला ट्रायंगल है, कोई परेशानी है तुमको, तो नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। अब इस ट्रायंगल में हमारे पास एक ऐसा स्क्वायर बनाने की बात कही गई है जिसका एक वर्टेक्स हमारे यहां पर ट्रायंगल के एक वर्टेक्स पर है, एक वर्टेक्स यहां पर है, और ऐसे मैक्सिमम पॉसिबल बनने को तो भैया देखो ये ट्रायंगल है, स्क्वायर तो ऐसे भी बन सकता है जिसका एक वर्टेक्स हो, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, लेकिन मैक्सिमम वाला वो होगा जो यहां पर हाइपोटेनस को टच करेगा। ये भी अपने आप में एक स्क्वायर है जिसका एक वर्टेक्स यहां पर है, लेकिन ये मैक्सिमम वाला नहीं है, हमसे मैक्सिमम एरिया का पूछा है, मतलब इसके बारे में। इसका जो AB का वैल्यू है सवाल में ABC नाम का है, कोई परेशानी की बात। AB की वैल्यू हमारी 12 दी गई है और AC की वैल्यू 15 दी गई है। स्क्वायर है, वन ऑफ इट वर्टेक्स है, तो यहां पर खुद बताओ ये 12 है, 3 ये 4 हो गया, 5 हो गया, तो 9 12 15 का बनता है। यानी साइड जो आएगी वो कितनी आएगी, तो बोलोगे परपेंडिकुलर इंटू बेस 12 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 9 यानी 21। 3 से काटोगे 3 बार में, 3 से काटोगे 7 बार में, 36/7 आपका करेक्ट आंसर आएगा। यही आपका आंसर है 36/7। बहुत सिंपल है। ऐसा वाला केस है, ऐसा वाला केस है, तो साइड क्या बताया था, ये साइड बताया था बेस इंटू परपेंडिकुलर, बेस इंटू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई दोनों का जोड़, यानी 12 जमा 9 21, 3 से काटा तो 36/7 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, बता दो, क्लियर है, बता दो। अगला सवाल आ जाओ। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज ड्रॉन, व्हाट इज द एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर विच कैन बी ड्रॉन इनसाइड इट। आपको बोला गया है कि भैया तुम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ, समबाहु त्रिभुज बनाओ, तो आपने समबाहु त्रिभुज बना दिया। इसके अंदर जो सबसे बड़ी स्क्वायर है वो उसकी एरिया कितनी होगी। अब आपको खुद ये बात समझना पड़ेगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जब हम स्क्वायर बनाते हैं तो वो ये वाला स्क्वायर बनता है, तो बोलोगे हाँ सर। अब इस वाले स्क्वायर के बारे में भी सभी बातों को जानना पड़ेगा कि अगर इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड हमारा a सेंटीमीटर है तो यहां पर बोलेंगे साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर कितना, अभी पीछे प्रूफ किया था, कितना आएगा मुझे बता दो। साइड ऑफ स्क्वायर पीछे प्रूफ किया था, कितना आएगा, √3 इंटू 2 प्लस √3। कुछ याद आ रहा है, बोलो जल्दी से। नहीं याद आ रहा है तो जरा देख लो, 2 प्लस √3 की 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 आएगा, सॉरी। देख लो यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सबसे बड़ा जो स्क्वायर रख सकते हैं वो यही रख सकते हैं, उसकी साइड √3 है इंटू 2 माइनस √3 आएगा। तो यहां पर जो है हमें क्या लगाना है, 2 माइनस आएगा, ठीक है, प्लस नहीं आएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, 2 माइनस √3।
ठीक, तो हमें पता है भैया कि अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड ए है, यार मैं आपको डायरेक्ट याद करवा रहा हूं, यकीन मानो मुझे 1.5 साल लग गए थे इस बात को समझने में, इन सभी पॉइंट्स को जानने में। प्री के बैच में जीवन में कोई भी ये बातों को नहीं बताता है। किसी का बैच आप ज्वाइन करके देख लो, किसी का बैच मैं कह रहा हूं, आपको ये सारी बातें नहीं पता चलेंगी, और ये पता चलेगी तो बेसिक नहीं पता चलेगी। मैं तो आपको प्री प्लस में सब कुछ पढ़ा रहा हूं, पूरा ये मानकर कि आपको कंप्लीट मैथ का सॉल्यूशन सिर्फ मुझसे मिले, आपका समय बर्बाद ना हो। ये सब बातें होती है ना जब एक एस्पिरेंट 1 साल 1.5 साल तैयारी कर रहा होता है। मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे सकता हूं, आपके बहुत ऐसे दोस्त यार होंगे जो 1.5-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, बेशक होंगे ना, जिन्होंने अलग अलग XYZ टीचर से पढ़ रखा होगा। एक काम करना, आप उनको जाना और बोलना कि भैया एक ट्रायंगल है, सिंपल क्वेश्चन बोलना, एक समबाहु त्रिभुज है, उसके अंदर सबसे बड़ी स्क्वायर बनानी है और उस समबाहु त्रिभुज की बस साइड 12 है। सिंपल क्वेश्चन बोलना कि सर ये ट्रायंगल है। उनको फोटो बनाकर मत देना, उनको बस इतना कहना कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके अंदर जो सबसे बड़ी स्क्वायर बन सकती है ना, उसका क्षेत्रफल बता दीजिए कितना होगा अगर इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड 12 है। मैं गारंटी कह रहा हूं बना नहीं पाएंगे, मैं गारंटी कह रहा हूं बना नहीं पाएंगे। आप इसका फोटो भी भेज के अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप में देख लेना, अलग अलग जिसको भी ज्वाइन करना है उसको भी भेजो, लेकिन बनेगा नहीं। रीजन क्या है कि बच्चों को ये बातें पता ही नहीं होती शुरू के फेज में, तो वो बस ये समझते हैं कि मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है, स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, इनकी एरिया निकालनी है। बच्चा 1.5 साल 2 साल बाद ये बात पता चलता है, और जब पता चलता है तब तक हो गया होता है, देर आ चुकी होती है, मन में नेगेटिविटी आ चुकी है, 50 तरह की बातें, और जब वो आ रही होती है तो पता चलता है पेपर हुआ भी नहीं हुआ। यही तो फर्क है। हर साल नए नए लोग आ रहे हैं, फॉर्म भरने वाले 24 लाख हैं, सिलेक्शन लेने वाले 10,000 हैं। एसएससी का कोई भी फॉर्म देखोगे 24 लाख लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन जो वैकेंसी आती है सीजीएल में 10,000 की आती है। क्यों? यही 10,000 लोग सेलेक्ट होते हैं, बाकी लोग क्यों नहीं होते हैं? रीजन यही है, सही चीजें नहीं पता हो पाती हैं, समय रहते सही जानकारी नहीं पता होती, और नहीं पता होगी तो उनकी लुटिया डूबेगी ही डूबेगी। हर किसी के अपने नजरों में उनका मैथ कंप्लीट है, उनका अरिथमेटिक कंप्लीट है, उनका एडवांस कंप्लीट है। पढ़ाया ना ज्योमेट्री, देखा ना ज्योमेट्री असलियत होती क्या है, 50 वीडियो के माध्यम से। कराने को ज्योमेट्री 10 में भी खत्म की जा सकती है, कराने को भी 15 वीडियो में भी खत्म की जा सकती है, लेकिन जब आपने उतना कंटेंट पढ़ा तो पता चला भैया असली औकात ज्योमेट्री की ये थी और हम तो कहां भाग रहे थे। तो ये बातों का फोकस किया करो शुरू से। अगर रैंकर बनना है, सिलेक्शन बनना है, आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा बॉस। और जब मैं पढ़ा रहा हूं तो इससे सौभाग्य की बात और क्या है कि चलो मैं पूरा पढ़ा भी रहा हूं, आपको पूरी शीट भी दे रहा हूं, मैं एक एक पॉइंट में आपको क्लैरिफाई कर रहा हूं, तो बस आप पढ़ो। आपका काम तो ये होना चाहिए कि आपको बस पढ़ना। अगर मैं आपकी जगह होता, कोई गुरु मुझे पढ़ा रहे होते, कोई भी बात मुझे पता ये सिलेबस का मैटर है ना, और शुरू से लेकर अंत तक है ना, मैं तो पूरा उसको रट डालता, चार्ट डालता, पूरा बना डालता, सॉल्व कर डालता, आंख बंद करके बस उस शीट को ही लगाता और कुछ नहीं लगाता। मैं इन बातों का ध्यान रखो करो दोस्त। आपको जो चीजें 2 साल बाद पता चलनी थी वो चीजें मैं अभी बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं मैं ये लेकर? जाहिर सी बात है टफ लगेगा, जाहिर सी बात है टफ लगेगा। अगर एक मान लो कोच है, ठीक है, वो उस प्लेयर को उस तरीके से ट्रेन करना चाहता है, उस कोच को पता है कि इस प्लेयर के पास 3 महीने हैं वर्ल्ड कप पे फाइट करने के लिए, नेशनल लेवल पे खेलने के लिए। अब मैं पहले उसको वार्मिंग करवाऊं 1 महीने, दूसरे महीने दौड़ना सिखाऊं, तीसरे महीने भागना सिखाऊं, ठीक है, तो पता चलेगा ऐसे तो मैं उसकी तैयारी करवा लिया, फिर लड़के का तो पेपर होना ही नहीं है कभी, वो तो कभी नेशनल भाग ही नहीं पाएगा, खेल ही नहीं पाएगा। तो उस तरीके से पूरा वेल प्रिपेयर्ड फॉर्म में कराना पड़ेगा तैयारी लेकर। कुछ ऐसे तरीके लगाने पड़ेंगे जो 1 साल बाद सिखाने थे लेकिन अभी सिखाने। क्यों सिखाने हैं? क्योंकि 1 साल बाद वो कहां, मैं कहां, क्या पता। तो चीजें आप सोचो। सर जब मैं पूरा पढ़ा रहा हूं ना आपको, आपके बैच में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई टॉपिक को मैंने हल्के में पढ़ा दिया हो, लाइट में पढ़ा दिया। छोटे से छोटे टॉपिक के लिए भी मैंने नंबर ऑफ वीडियोस हमेशा ज्यादा रखे हैं ताकि आप पढ़ पाओ, आप सीख पाओ। तो ब्लाइंडली अच्छे तरीके से बस जितना पढ़ा रहा हूं उतना फोकस करो, एक एक शीट दे रहा हूं बस उसको फोकस करो। ये चीजें पढ़नी है, टफ लगेंगी, मैं मानता हूं, मैं खुद कह रहा हूं कि आपकी जो उम्र है, सीखने की उम्र है, ये सभी चीजें टफ लगेंगी। आपको तो ये भी नहीं पता कि 0 इवन है कि ऑड है, ये बात मैं जानता हूं, मुझे अच्छे से पता है। लेकिन भैया क्या करे, सिखाए ना, सिखाएंगे ना, हमें तो पता है हमको सिखाना है। इसी में से कुछ ऐसे होंगे जो ऑफिसर बनेंगे। आए दिन सिलेक्शन होता है बैच से। जब क्लास स्टार्ट करता हूं कोई एनडीए में सिलेक्टेड है, कोई एनटीपीसी में सिलेक्शन मिलता है, किसी का कहीं, क्योंकि वो दम से पढ़ा रहा हूं मैं। और मुझे पता है कि बच्चा जो पढ़ रहा है ना, 1000 में 10 भी ऐसे निकल गए जो उस लेवल के खतरनाक पढ़ने वाले हैं, तो वहीं 10 का ऑल इंडिया रैंक होने वाला है। इसलिए पहले दिन ही पूछा था कौन सा इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, बताया था, और ये भी कहा था जितना पढ़ा दूंगा उतना पढ़ लोगे तो इनमें से कोई भी इंस्पेक्टर आप बन सकते हो जो आपने सोचा है, तो बस पढ़ लो।
ठीक है, तरीके हैं। तो यहां पर आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एक स्क्वायर बनाते हैं तो उसका जो साइड होता है √3 इंटू 2 माइनस √3 होता है कि नहीं होता है? तो बोलोगे हाँ सर। तो एरिया की अगर हम बात करें यहां पर तो इसका एरिया कितना होगा? तो एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर होता है, इसी चीज का स्क्वायर कर दो तो √3 का स्क्वायर कितना? तो √3 का स्क्वायर 3, a का स्क्वायर कितना? तो a स्क्वायर हो जाएगा। और यहां पर बोलेंगे सर 2 माइनस √3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, हमें पता है ना कि अगर स्क्वायर की साइड a होती है तो उसका क्षेत्रफल a स्क्वायर होता है, इसकी साइड अगर इतनी है तो इसका एरिया कितना होगा? इसी का स्क्वायर। वैल्यू रखो यहां पे 3 इंटू साइड की वैल्यू कितनी है? 12 है तो 12 इंटू 12 रख दो यहां पे, इसका स्क्वायर करो तो a का स्क्वायर हो गया प्लस √3 का स्क्वायर हो गया और माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b यानी 2 इंटू 2 इंटू √3 आ गया। 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144। 144 का 3 गुना कितना हो गया? 144 का 3 गुना कितना हो गया? 4 3 के 12, 4 3 के 12 13, 432 कितना हो गया? तो 432 हो गया। 4 जमा 3 कितना हो गया? 7 हो गया माइनस 4 √3। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ये हमारा एरिया फिक्स है कि 432 इंटू 7 माइनस 4 √3 यही हमारा क्या होगा? एरिया होगा। 432 इंटू 7 माइनस 4 √3 दिस इज आवर रिक्वायर्ड एरिया। फिक्स है, याद कर लीजिए। अगला सवाल देखिए एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कहा गया है? कहा गया है कि एक स्क्वायर ABCD है जो एक साइड में बनाते हैं और PQR इज इनसाइड अ ट्रायंगल PQR। PR की वैल्यू सर कितनी है? तो PR की वैल्यू हमारी 13 है। PR की वैल्यू कितनी है? तो PR की वैल्यू 13 है। PQ की वैल्यू कितनी है? तो यहां पर PQ ये वाला पॉइंट है, PQ की वैल्यू हमारी 20 दी गई है। और Q1 की वैल्यू कितनी है? QR की वैल्यू हमारी 21 है। और हमसे कहा गया है कि ABCD का स्क्वायर बता दो, ABCD के स्क्वायर का साइड कितना होगा। अब एक ऐसा क्वेश्चन मैंने खुद में आपसे ऐसा पूछ दिया जो मैंने अभी तक एग्जाम्पल नहीं कर पाया है, लेकिन फिर भी मैंने आपसे पूछा है। ठीक है, आपसे पूछने का रीजन पता है क्या है? आपसे पूछने का रीजन बस एक है कि आप इसके बेसिक कंसेप्ट को जान पाओ कि इसके बेसिक कंसेप्ट में हम लगाते क्या है। ठीक है, आपको पता है कि एक स्क्वायर बना दिया है और उस स्क्वायर को हमने एक ट्रायंगल के अंदर बना दिया है। तो यार यहां पर आप सिंपल सी बात समझो कि अगर आपको इस स्क्वायर की साइड बतानी है तो इस स्क्वायर के साइड को बताने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो जिस बेस पर टिका है वो बेस का मान कितना है। तो आपने कहा सर उस बेस का मान हमारा 13 है। साथ में हमें यह भी पता होना चाहिए कि स्क्वायर का हाइट कितना है। तो ये हाइट हम कैसे निकालेंगे? जिस हाइट पर ये पड़ा हुआ है। कोई भी स्क्वायर है किसी भी ट्रायंगल के अंदर तो हमें दो बातें उससे जुड़ी पता होनी चाहिए। पहली बात कि उसका आधार कितना है और उसका ऊंचाई कितना है। इसका आधार 13 दिया गया है, इसका ऊंचाई नहीं पता है। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि ये मेरा एक ट्रायंगल है। अब आ जाओ ट्रायंगल के प्रॉपर्टी पे। इस ट्रायंगल की ये साइड 20 हो गई, इस ट्रायंगल की ये साइड 21 हो गई और ये साइड हमारी 13 हो गई। मुझे इसकी हाइट बताओ। आप इसकी हाइट कैसे बताओगे? आप बताओ, आप एक ट्रायंगल का हाइट कैसे निकालोगे जिसके 3 साइड दिए गए हैं? बड़ा सिंपल सवाल है सर कि एक ट्रायंगल के तीनों भुजाएं दी गई हैं तो यहां पर इसका हाइट कैसे निकालेंगे? तो याद करो जब ज्योमेट्री पढ़ा रहे थे तब मैंने कहा था हाइट निकालने का सबसे बेस्ट तरीका 20, 21 और 13 का इस्तेमाल करके हेरोन्स फार्मूला से एरिया निकाल दो और उसी एरिया को बराबर कर दो हाफ इंटू 13 इंटू हाइट के। कहा था कि नहीं कहा था कि अगर कभी भी कल के दिन सिचुएशन ऐसी आ जाए जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, मान लो ये 3 ट्रायंगल के साइड हो गए और मुझे कहा गया इसका हाइट निकालने को, तो हाइट के लिए क्या करेंगे? तो हाइट के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट को बराबर कर देंगे हेरोन्स फार्मूला से निकाले गए एरिया के साथ। वहां से हाइट आ जाएगा और हाइट आ जाएगा, बेस आ जाएगा, तो इस स्क्वायर का क्या आ जाएगा? साइड आ जाएगा। हाइट आ जाएगा, बेस आ जाएगा, तो इस स्क्वायर का क्या आ जाएगा? साइड आ जाएगा। समझ में आ गया लॉजिक यहाँ पे? तो बस यहाँ पर जरा इसको सॉल्व करके मुझे दिखाओ। सॉल्व करके कैसे दिखाओगे? तो बोलोगे सर देखो बहुत ही सिंपल काम है, ये कोई टफ ऑफ काम तो है नहीं, इतना आसान काम है जिसकी कोई बात नहीं है। 20, 21 और 13 है तो हमें यहां पर सिंपल तरह से बना लेना है क्या? 20, 21, 13 एक हमें ऐसा ट्रायंगल बना लेना है। ट्रायंगल का कुछ फिक्स नहीं है, कैसा भी ट्रायंगल होगा कोई परेशानी की बात नहीं है। इसके अंदर एक स्क्वायर कहा गया है। अब ये ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं है, जहां इक्विलेटरल नहीं होता है वहां बच्चा और फंस जाता है कि इसको करे तो कैसे करे, लेकिन वो और आसान काम होता है। इक्विलेटरल होता है तो फॉर्मूला तो रट लिया बेचारा, लेकिन अगर इक्विलेटरल नहीं है तो बेचारा कैसे रटेगा?
ठीक है। तो वैल्यू कितनी दी गई थी 20, 21 और 13, 20, 21 और 13। तो यहां पर आपको बना लेना है कि ये 20 है, यहां बना लेना है 21 है और फिलहाल ये 13 है। हमें यहां पर इस हाइट को पता करना है कि ये हाइट कितना होगा। इस हाइट को मान लेते हैं ये पूरा का पूरा एडी का वैल्यू, कि हमें यहां पर एडी का वैल्यू किसी भी हाल में निकालना है। अगर एडी का वैल्यू निकाल लिया तो गेम अच्छा हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है भैया, एडी का मान कैसे निकालेंगे, तो पहले ट्रायंगल का एरिया निकाल लो। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमें पता है हेरोन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है। अब ये एरिया जो आएगा, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, तीनों को जोड़कर आधा। 20, 20, 40, 10, 50, 54, 54 का आधा कितना होगा, तो 27। यानी एस की वैल्यू कितनी आएगी, तो बोलोगे सर एस की वैल्यू 27 है। 27 में से 1 घटा दो यानी 20, 7 आ जाएगा। 27 में से यानी 21 घटा दो 6 आ जाएगा। 27 में से 13 घटा दो कितना आ जाएगा, 14। अब जरा इसको तोड़ो यहाँ पे, तो 27 को तोड़ोगे तो 9 इंटू 3 में टूटेगा, 7 है तो 7 में टूटेगा, 6 है तो 2 इंटू 3 में टूटेगा, 14 है तो 2 इंटू 7 में टूटेगा। क्यों तोड़ा मैंने, ताकि पेयरिंग कर सकूं। 9 का रूट निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 यहां पर 2 बार है तो 1 बार आ जाएगा, 7 2 बार है 1 बार आ जाएगा, 2 2 बार है 1 बार आ जाएगा। ठीक है। यानी यहां पर बोलेंगे 7 इंटू 3 21 और 21 का 6 गुना कितना होगा, तो 6 कम 6, ठीक है, 126 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 126। एरिया हमारा कितना आ गया, 126। अब हम बोलेंगे यही 126 जो होगा वो बराबर होगा किसके, तो हाफ इंटू, और बेस हमारा कितना है, तो बेस हमारा 13 है, तो हाफ इंटू बेस इंटू किसके बराबर, हाइट के बराबर। एक ट्रायंगल का एरिया आप कितने तरह से निकालते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने कहा सर हाफ इंटू इतना इंटू इतना, 13 से हमने काटा, 13 से कितनी बार में कटेगा बताओ जल्दी से, 13 से ये कटेगा संख्या, बताओ। 13 से कटने वाला है, 13 से नहीं कटने वाला है, बताओ कटने वाला है कि नहीं कटने वाला है, मुझे यहां पर बताओ। हाफ इंटू बेस कितना हो गया, 13। तो बताओ, बोलोगे सर 126 इंटू 2 बटे में 13, 126 इंटू 2 बटे में 13। ठीक है, 13 नवा कितना हो जाएगा, 27, 117 हो जाएगा, और 13 अठे कितना हो जाएगा, 8 तेरह 24, 13 नवा और 117, मतलब ये कटेगा नहीं। तो ये हमारी आ गई एडी की वैल्यू, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, एडी की वैल्यू आ गई। अब चूंकि हमारी एडी की वैल्यू आ गई तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप बोलेंगे सर साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की जो साइड होगी वो क्या होगी, तो स्क्वायर की साइड जो होगी वो कितनी होगी, तो बोलोगे सर बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई बेस प्लस हाइट, बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई बेस प्लस हाइट, ये वैल्यू हमारी फिक्स होती है। ठीक है, तो बोलेंगे सर बेस की वैल्यू कितनी है, तो बेस की वैल्यू 13 है, और हाइट की वैल्यू कितनी है, तो देखो यहाँ पर 13 को गुना करना है उसके हाइट के साथ। हाइट की वैल्यू 126 इंटू 2, 126 का 2 गुना 252 बटे 13, तो हाइट की वैल्यू आ जाएगी 252 बटे में 13। ठीक, और फिर जिनको गुना किया उसी को जोड़ दो, यानी 13 प्लस 252 बट्टे में 13 को जोड़ दो। यहाँ पे 13 से 13 का कटाई हो जाएगा तो ऊपर बचेगा 252। ठीक है, 13 को 13 के साथ गुना करोगे तो 169, और 169 में 252 को जोड़ना है, 9 2 11 6 5 11 12 4, यानी ये हो जाएगा 421 बटे 13। तो इसको 421 लिखो, बट्टे का 13 कहाँ चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, बट्टे का 13 कहाँ चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा। अब क्या 13 इसको काटेगा, तो 13 3 के 39, 31 आएगा, नहीं कटेगा, तो डायरेक्ट इसको गुना करके लिख दो। आगे देख लेना कुछ कटे तो काट लेना। 13 इंटू 2 26 का 6, 26 का 6 हाथ में 2, 13 पचे 65, 2 67 का 7 हाथ में 6, और 13 दूनी 26 और 6 32, 3276 बटे 421 जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 252 में 13 के स्क्वायर को जोड़ रहे हो, 169 को जोड़ रहे हो, तो 9 2 11 6 5 11 1 12 का 2 हाथ में 421 आएगा ना भाई, सही तो है। एक स्टूडेंट का 2509 बटे 323 आ रहा है। 323 कैसे आ रहा है बताओ। हाइट तो हमने 252 निकाला ना, 252 बटे 13, 37 76 बटे 421, 32 76 बटे 421 करेक्ट आया है। ठीक है, तो ध्यान लेना। तो ये जो सवाल हमसे पूछा गया था, इस सवाल का आंसर कितना होगा, तो बोलोगे सर इस सवाल में जो साइड आएगा वो कितना आएगा, अगले पेज पे सॉल्यूशन दिया गया है, समझ गए, 32 76 बटे
421। अब आ जाओ अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल हमसे कहा गया दिए गए फोटो में DEFG नाम का एक स्क्वायर है, BD का मान कितना है? तो सवाल में हमसे BD का मान दिया गया है 16। उसके बाद हमसे कहा गया है सर EC का मान कितना है? तो EC का मान हमसे 9 है। थोड़ा सा टेढ़ा सवाल हमने पूछ दिया है। हमने आपसे पूछा है ये स्क्वायर की साइड कितनी होगी बता दो। थोड़ा सा टेढ़ा हमने आपको पूछ लिया है, ठीक है, कि यहां पर स्क्वायर की साइड कितनी होगी। बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। वापस से यहां पर ये एक और चीज पूछ दिया गया। जैसे अब तक हमें क्या पता होता था? अब तक हमें ये पता होता था दोस्त, यहां पे मेरी बात को समझना, कि अगर हमें ये वाली वैल्यू दे दे, ये वाली वैल्यू दे दे, ये वाली वैल्यू दे दे, तो हम इसकी वैल्यू बता सकते थे। लेकिन अगर इमेजिन करो कि आपका परपेंडिकुलर बेस ना देके ये दोनों वैल्यू दे दे, एक्सट्रीम लेवल का क्वेश्चन हो गया यहां पर, ये एकदम मेंस लेवल का, डिट्टो बहुत हाई लेवल, तो यहां पर साइड की वैल्यू कैसे बताएंगे? जैसे मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, आप मेरी बात को समझो। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर एक यहां पर ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के अंदर एक स्क्वायर है यहां पे ऐसे, और ये स्क्वायर की अगर ये साइड A हो गई, ये साइड B हो गई, ये साइड C हो गई, स्क्वायर की साइड हमारी x हो गई, तो हमने यहां पर पढ़ा था कि जो x की वैल्यू होती है वो कितनी होगी? यहां पर x की वैल्यू हो जाएगी हमारी A B C, तीनों को गुना करेंगे, फिर उसके बाद AB को जोड़ के और C स्क्वायर के साथ जोड़ देंगे। ये हमने पढ़ा था। लेकिन हाल फिलहाल में अभी जो सवाल हमने आपको दिया है उसमें हमने ऐसा एक स्क्वायर बनाया है, और हमने यहां से लेकर यहां तक A मैंने कहा और यहां से लेकर यहां तक B कहा, स्क्वायर की साइड x कही, तो x की साइड जो होगी वो कितनी होगी बताओ। एक लाइन का आंसर है। आंसर की बात करोगे तो एक लाइन में आएगा, ठीक है। ये पूरी दुनिया जानती है, ये आप पहली बार जानोगे मेरी क्लास में, पहली बार जानोगे। एक लाइन का आंसर है, डी की वैल्यू बताना बहुत आसान है। सोचो, टाइमर दे रहा हूं, चलो पूरा का पूरा टाइम आपको दिया गया है। ये लो, टाइम दे दिया, बताओ। पूरा टाइमर दिया है, सवाल आपके सामने है, तसल्ली बख्श सोचो, आंसर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ट्राई करो सभी, आंसर देखो कितना आ रहा है, सोचो। आंसर बताओ, चलो। आया आंसर किसी का भी? बताओ।
सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं, बताओ और ट्राई कर लो। चलो हिंट देता हूं, हिंट मैं आपको ये दे सकता हूं कि आपको यहां पर सिमिलैरिटी लगाना है। आपको इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में, आपको दोनों में सब में सिमिलैरिटी लगाकर स्थापित करनी है। आप सिमिलैरिटी लगाकर थोड़ा सा निकालो कि वैल्यू क्या आएगा। है आंसर बस एक लाइन का, बस एक लाइन का। मैं सिमिलैरिटी लगाने के लिए इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि अगले सवाल में भी आवश्यकता पड़ेगी, अगले सवाल में भी आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप सिमिलैरिटी लगाना नहीं चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सिमिलैरिटी लगाओ। एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे सवालों को आप हल कर पाओगे। बस एक बार आप इसको सॉल्व करो, और कुछ नहीं है सर, एक बार सॉल्व करो आप इसको। काफी लंबा वक्त दे दिया आप लोगों को, और बहुत बच्चों का जो आंसर है वो आ भी गया है। 9/x बराबर x/16, तो x स्क्वायर की वैल्यू 144। क्या बात है, मतलब आप समझ गए जो हम आपको कहना चाहते थे। आपने सिमिलैरिटी लगा लिया। आखिर आपको करना कुछ नहीं था, आपको इसको x मानना था। जब आप इसको x मानते,
ठीक है। तो आप बड़े अच्छे तरीके से समझते सर, सिमिलैरिटी के माध्यम से हम इस सवाल को हल कर सकते थे। और सिमिलैरिटी हम इसको लगाते तो कैसे लगाते, छोटी सी बात थी सर, समझनी थी और कोई बात नहीं थी। अगर आप यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं, ठीक है, और इस वाले ट्रायंगल में देखते तो ये 90 है, मान लीजिए ये थीटा हो जाएगा, तो ये आपका कितना है, ये 90 है, और अगर ये थीटा है तो बोलेंगे सर ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। उसी तरीके से अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो ये हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये हमारा 90 है तो ये हमारा थीटा हो जाएगा। दोबारा से सभी कोणों को देख लेते हैं, दोबारा से सभी कोणों के माध्यम से हम जांच लेते हैं। हमने कहा ये 90 है, अगर ये 90 है तो हमने इसको थीटा माना, ठीक है, तो ये 90 है, ये थीटा हो गया, तो कितना हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया। और अगर ये हमारा 90 है, ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये हमारा थीटा हो गया। उसी तरीके से हमारा ये 90 है, ये थीटा हो गया, तो ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया। हमें इन दो ट्रायंगलों में देखना है, ट्रायंगल नंबर 1 में, ट्रायंगल नंबर 2 में, ठीक है। और यहाँ पर गौर से देखिए आप, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर थीटा के सामने स्क्वायर की साइड है, ठीक है, थीटा के सामने स्क्वायर की साइड है, स्क्वायर की साइड कितनी है, x है, और यहाँ थीटा के सामने स्क्वायर की साइड कितनी है, तो 16 है। यहाँ थीटा के सामने जो साइड है उसका मान 16 है, और यहाँ थीटा के सामने वाले साइड का मान 16 है। उसी तरीके से आप यहाँ पर देखिए, यहाँ 90 माइनस थीटा के सामने कितना है, तो बोलेंगे सर 9 है, और यहाँ पर 90 माइनस थीटा के सामने क्या है, तो ये स्क्वायर है जिसकी साइड x है। तो जब आप इन दोनों को गुना करेंगे तो बोलेंगे सर x स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो 16 इंटू 9 आ जाएगा, यानी यहाँ पर बोलेंगे सर x स्क्वायर की वैल्यू हमारी 144 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। मैं उन बच्चों से काफी खुश हुआ जिन्होंने आंसर को एकदम करेक्ट दिया है, जिन्होंने सिमिलैरिटी लगाया और बहुत अच्छे तरीके से उसका आंसर दिया। वाकई में दिल बहुत खुश हुआ, ठीक है। मुझे लगा था इसका आंसर शायद कोई बच्चा दे पाएगा, लेकिन बहुत अच्छा लगा जब आपने सिमिलैरिटी का प्रयोग करके आंसर निकाला। ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहो, ऐसे ही मन लगा के, जी जान लगा के पढ़ते रहो। बहुत साधारण सा क्वेश्चन था जहां पर ध्यान रखना था कि ये जो बीच वाली साइड होती है, इसको अगर आपको निकालना है तो इन दोनों को गुना करके रूट निकाल दो, 16 9 144 और 144 का रूट निकाल दो। कल के दिन ऐसे ही मैं एक ट्रायंगल बना दूं और यहाँ पर एक स्क्वायर बना दूं, ठीक है, मेरी बात को समझना। और यहाँ पर मैं आपसे क्या कह दूं, यहाँ पर साफ तौर पर मैं आपसे ये बोल दूं कि देखो भैया इसकी वैल्यू x है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू x है, यहाँ पे आप ऐसे समझो। और मैंने आपसे ये बात यहाँ पर कह दी, ठीक है, कि ये वाली वैल्यू आपकी हो जाएगी 15 और ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपकी मानो 2, ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8, तो x की वैल्यू कितनी होगी, तो बोलोगे सर दोनों को गुना करके रूट लगा देंगे, 15 इंटू 8 120 होता है, रूट अंडर 120 जो होगा वो किसकी वैल्यू होगी, x की वैल्यू होगी। इस तरीके से हमें ध्यान रखना है, अगर एरिया ऑफ स्क्वायर पूछेगा तो रूट 120 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल नंबर 5, उसके बाद हमारे और भी एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6, और उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 के बाद ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल हैं, इनमें हमें ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। फिर इसके बाद हमारा स्क्वायर का प्रॉपर्टी जितना भी है वो शुरू हो जाएगा, ये कल की क्लास में खत्म हो जाएगा। ये स्क्वायर और सर्कल वाले सर्कल वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, देखो यहां से आपका सर्कल वाला और आर्क वाला पोर्शन शुरू हो जाता है एग्जाम्पल नंबर 6 से। ये पढ़ना है हमें आर्क के बारे में, यहां से आर्क हो गया, और उसके बाद जो है यहां से इस तरीके से के क्वेश्चंस को आप देखते रहो। ये सभी स्क्वायर और आर्क और यहाँ पर सर्कल के सभी क्वेश्चंस हैं जिनको हमें पढ़ने हैं, और इनको हम खत्म कर लेंगे कल की क्लास में। जो आज की क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, सर्कल यहां से शुरू होता है ना, ये खत्म कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पर और भी कुछ सवाल है, उनको हम देख लेते हैं, ठीक है, उनको हम देख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सभी क्वेश्चन है, ये सर्कल वर्कल के सब कल खत्म हो जाएगा। आज जितने हमारे ये टाइप बाकी रहते हैं वो सभी टाइप को देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 5 का आ गया है, कहा गया है दो स्क्वायर है तुम्हारे पास, S1 S2 है एक ट्रायंगल के अंदर। PQ वाले भुजा का जो मान दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो बोला गया है 21 होगा। उस तरीके से PR वाले भुजा का मान हमारा 13 है और RQ वाले भुजा का मान 20 है। सवाल में कहा गया है स्मॉलर स्क्वायर की साइड बताने को, ये जो छोटी वाली स्क्वायर है इसकी साइड बताने को, किसकी साइड कितनी होगी। बड़े वाले का तो साइड बहुत आसानी से आप बता देंगे, वापस से वही तरीका लगाएंगे 13, 20 और 21 का वापस से वही तरीका लगाओगे जो अभी लगाया था, अगर आपको ध्यान होगा तो, कि 13, 20 और 21 के लिए अभी हमने बनाया था सवाल, और यहाँ पर इस सवाल को बकायदा हमने सॉल्व भी किया था। PQ का मान 21 है, PR का मान 13 है, तो हमने इसकी साइड निकाली थी, उटपटांग साइड आई थी।
ठीक है। अगर मानो हम इस स्क्वायर का साइड निकाल देते हैं तो उस स्क्वायर के साइड के बाद हम क्या निकालेंगे, तो वापस से हम इस ट्रायंगल को निकालेंगे। जिस रेशियो में ये जाएगा उसी रेशियो में उसकी साइड होगी, उसी रेशियो में उसकी साइड होगी, और उसी तरीके से यहां पर हम जो है सवाल को सॉल्व करेंगे। ये एक हाई लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा। इस हाई लेवल को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस बनाना पड़ेगा और तब हम इस सवाल को बना पाएंगे। कैसे यहां पर इस सवाल को बनाएंगे, अब जरा वो फोकस करो। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे सिंपल एक बात कहा कि देखो हमें क्या बनाना है। तो हमें यहां पर एक स्क्वायर दिया गया है, एक ट्रायंगल दिया गया है, और ये ट्रायंगल दिया गया है। तो इस ट्रायंगल में क्या क्या बातें कही गई हैं, जरा उस पर फोकस करिए। तो ट्रायंगल के अंदर दो तरह के स्क्वायर कहे गए हैं। ये रहा स्क्वायर नंबर 1, ठीक, और दूसरा आ गया इसके ऊपर एक स्क्वायर नंबर 2, ठीक है, इसके ऊपर आ गया स्क्वायर नंबर 2। ये दो तरह के स्क्वायर हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। साइड कितना कितना दिया गया है, तो बोला गया है यहां पर PQ वाले का मान जो है वो नीचे वाला PQ का मान 21 है, और ये 13 हो गया और 20 हो गया, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं PQ जो बेस है वो 21 है, तो हमने यहां पर इसको 21 रखा है। ये वाली साइड हमारी 13 है और ये वाली साइड हमारी 20 है। आप मुझे बस इस वाले स्क्वायर का एरिया बता, इस वाले स्क्वायर का साइड बताओ कितना होगा, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। एक ट्रायंगल के अंदर एक साइड दिया गया, आप उसको निकाल सकते हो, तो बोलोगे हाँ सर निकाल सकते हैं। कैसे, तो सबसे पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, और इस ट्रायंगल का एरिया निकालोगे किससे, हेरोन्स फार्मूला से, वही रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी लगाकर। तो बोलोगे सर ये हमारा एरिया हो गया s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अभी 13, 21 और 20 के चलते जो एरिया निकाला था, 13, 21 और 20 के चलते जो एरिया निकाला था, अगर याद होगा तो 13, 20 और 21 के चलते जो एरिया निकाला था वो कितना आया था, 126 आया था, ठीक है। तो यहां पर भी जो एरिया निकालेंगे 13, 20 और 21 के चलते, यहां पर भी जो एरिया निकालेंगे 13, 20 और 21 के चलते, वो एरिया कितना आएगा, 13, 20 और 21 के चलते, तो ये एरिया बोलोगे सर 126 आएगा। अब मुझे क्या करना है, इस 126 को बराबर करना है किसका, हाफ इंटू बेस कितना है सर, तो बोलेंगे सर बेस हमारा 21 है, और इंटू यहां पर ये वाली जो हाइट आएगी, ये वाली जो हाइट आएगी इसके ऊपर डालेंगे, उसकी वैल्यू h होगी, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के, ठीक है। आप यहां से 21 से काटोगे तो ये पूरा का पूरा कितनी बार में कट जाएगा, 6 बार में, तो हाइट जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 12। तो यहां पर जो हाइट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। यानी यहां पर हम अगर बोले तो ये स्क्वायर नंबर 1 है, ये स्क्वायर नंबर 1 है, हम इसको कह सकते हैं ये फर्स्ट स्क्वायर है। तो हम यहां बोलेंगे साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, पहले वाले स्क्वायर की साइड कितनी है, तो बोलोगे सर बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई बेस प्लस हाइट। कुछ याद आ रहा है, तो बोलोगे हाँ सर। बेस इसका कितना है, तो बेस हमारा हो गया 21, ठीक। बेस कितना हो गया यहां पर, तो बोलेंगे सर 21 हो गया। हाइट कितना है, तो हाइट हमारा 12 है, और 21 और 12 को जोड़ने पर कितना आएगा, तो 33 आएगा। अब यहां कट्टम कुटाई करो, अगर कटते हैं तो बोलोगे सर 3 से काटेंगे तो 11 बार में, 3 से काटेंगे 7 बार में, यानी 84/11। 84/11 क्या है, तो 84/11 ये पूरे के पूरे स्क्वायर की साइड है, इसका कोई भी साइड, चाहे आप ये बोलो 84/11, ये बोलो 84/11। अब आपको उसके बाद अगले कदम का काम करना है। अगले कदम का काम यहाँ क्या करना है, बहुत बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पर स्क्वायर की साइड 84/11 आई है, और पीछे वाले सवाल में हमारा स्क्वायर का साइड 32/76/421 आया था, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यहाँ पर इसका बेस 13 था, ठीक है, 20 कुछ और था, 21 कुछ और था, और यहां वाले का जो बेस है वो 13 के जगह पर 21 है, इसलिए दोनों के चलते जो साइडें आएंगी वो अलग अलग आएंगी। आपने साइड निकाल दिया। अब उसके बाद जो आपको फोकस करना है ना, वो आपको ट्रायंगल के कांसेप्ट पर फोकस करना है। ट्रायंगल के कांसेप्ट पर क्या, आपके सामने सर एक ट्रायंगल है, आप ऐसे समझिएगा, ठीक है। ये वाली भुजा आपकी 13 है, ये वाली भुजा आपकी 20 है, ये वाली भुजा आपकी 21 है, और इसको मैं एक पैरेलल लाइन मानता हूं। ये हमारे पास एक पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये हमारे पास पैरेलल लाइन है। बोलोगे पैरेलल कैसे है, क्योंकि स्क्वायर है तो दोनों की दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक। तो मैंने कहा ठीक है सर पैरेलल है, तो अगर ये 21 है तो ये वैल्यू कितनी है, तो 84/11 है, 84/11 इसकी वैल्यू है। अगर हम यहाँ पर ट्रायंगल की बात करें ABC और DE की, तो हमें यहाँ पर अब इस वाले अंदर वाले स्क्वायर को पता होने के लिए ये वाला साइड पता होना बड़ा जरूरी है। यहाँ पर अगर हम बात करें ABC और D की और E की, तो हमें यहाँ पर AD पता होगा, अब हमें यहाँ पर AE पता होगा, तो ही हम यहाँ बता पाएंगे कि वैल्यू क्या है क्या नहीं है,
ठीक है, आप मेरी बात को समझना। या आप ऐसे भी कह सकते हो, कि जैसे जिस रेशियो में इस वाले ट्रायंगल का साइड है और इस वाले ट्रायंगल का साइड है, जो इन दोनों का साइड का रेशियो है, वहीं इन दोनों ट्रायंगल का हाइट का भी रेशियो होगा, यानी अगर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ये एफ है और यहां पर ये जी है, तो आप बड़ा अच्छा रिलेशन समझना। आप बोलोगे सर ट्रायंगल एबीसी, यहां पर समझिएगा मेरी बात को, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर होगा किसके? ट्रायंगल एडीएफ के। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर होगा किसके? ट्रायंगल एडीएफ के। तो हम यहां पर ये बात अच्छे से समझेंगे कि हमारा यहां पर डीई और बट्टे में जो बीसी है, हम बोलेंगे सर डीई और बट्टे में जो हमारा बीसी आएगा वो बराबर होगा, डीई बट्टे में जो बीसी होगा वो बराबर, ये देखो ये छोटा वाला पोर्शन है और ये बड़ा वाला है, तो ये छोटा वाला पोर्शन क्या होगा? तो बोलोगे सर छोटा वाला पोर्शन यानी एएफ आ जाएगा, और पूरा का पूरा बड़ा वाला पोर्शन कितना आ जाएगा? तो बोलोगे सर बड़ा वाला पोर्शन पूरा का पूरा एजी आ जाएगा। ठीक है, फिर वहां से हमें उसके साइड का हाइट का पता चल जाएगा। ठीक है, तो छोटे वाले का पोर्शन का पता चल जाएगा, तो बोलोगे सर एएफ अपॉन कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर एएफ अपॉन एफजी हो जाएगा। डीई का मान सवाल में कितना है? तो बोलोगे सर डीई क्या है? तो डीई स्क्वायर का साइड है सर, डीई क्या है? स्क्वायर का साइड है, और स्क्वायर का साइड कितना आ जाएगा? तो 84 बट्टे में 11। बीसी कितना है? तो बीसी 21 है, 21 का यहां पर 21 लिख देंगे। एएफ का मान सवाल में दिया गया है, तो नहीं, एएफ को हम पता कर लेते हैं, एफ की वैल्यू कितनी है। क्या हमें एफजी का मान दिया गया है? बताओ, क्या हमें यहां पर एजी का मान दिया गया है? एजी क्या है? एजी जो है ये हाइट है। एजी क्या है? तो एजी हमारा हाइट है, तो यहां पर एजी की वैल्यू हमने निकाली है, क्या बताएंगे जल्दी से? ठीक है, तो हाइट की वैल्यू कितनी आई थी? 12 आई थी। एजी की वैल्यू कितनी आई थी? 12 आई थी, तो यहां पर हम 12 को लिख देंगे। ठीक है, एजी यहां पर लिखना, इस बात को ध्यान रखो। एएफ अपॉन एफजी नहीं आएगा दोस्त, एएफ अपॉन, यहां पर बोलेंगे सर एएफ अपॉन पूरा लेंगे ना, एएफ अपॉन एजी लेंगे, एएफ अपॉन एजी लेंगे, बात खत्म सर। एएफ अपॉन एजी लेंगे पूरा का पूरा, बस। अब यहां पर देखो, बोलोगे सर 21 से कितनी बार में कटा? तो 4 बार में, तो 12 चौके 48 बटे क्या आ जाएगा? 11। 48 बटे 11 किसकी साइड है? तो 48 बटे 11 पूरी की पूरी एएफ की साइड है। ये हमें एएफ पता चल गया। ठीक, ये हमें एएफ पता चल गया कि एएफ का मान कितना है। ठीक है, ये हमें एएफ का मान पता चल गया कि एएफ का मान कितना है। अब यहां पर ये एएफ का मान हमें पता है, हमें यहां पर इसका ये बेस भी पता है, तो क्या इस स्क्वायर का साइड नहीं निकाल सकते हैं? बताओ, यहां पर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? तो बोलोगे हाँ सर निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालोगे? तो बोलोगे सेकेंड स्क्वायर का जो साइड आएगा वो कितना आएगा? सेकेंड वाले का जो साइड होगा उसके बेस इंटू उसका हाइट डिवाइडेड बाई उसका बेस प्लस हाइट। तो उसका बेस, ये वैल्यू कितनी है? इसके बेस की वैल्यू कितनी है? तो इसकी बेस की वैल्यू 84 बटे 11 है। ठीक है, और उसका जो हाइट हमने निकाला है, ये जो हाइट हमने निकाला है, ये हाइट कितना है? तो 48 बटे 11 है। ठीक है, और इसको क्या करना है? फिर वापस से आपस में जोड़ देना है, तो 84 बटे 11 प्लस 48 बटे 11 जोड़ेंगे यहां पर। तो आप बताओ, ऊपर गुना करोगे तो बोलोगे सर 84 इंटू 48 और बट्टे में 11 इंटू 11 121 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो 8 4 12, ठीक है, 8 4 12 1 13 132 आएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो 8 4 12 8 4 12 1 13 यानी 132 आ जाएगा। और बट्टे का 11 कहां चला जाएगा? बट्टे का 11 ऊपर चला जाएगा। काटते रहो इनको, देखो यहां पर कुछ कटे तो बोलोगे सर 11 से काटेंगे तो 11 बार में कटेगा। और किसी से कटेगा तो बोलोगे हाँ सर 4 से कटेगा। ये कितनी बार में? तो 4 से 12 बार में कटने वाला है, और 4 से 3 बार में, और 4 से वापस से 3 बार में, 33 हो गया। 3 से और कटेगा सर, ये 3 से कितनी बार में कटेगा? 11 बार में 3 से कटेगा, ये 4 बार में। 84 इंटू 4 बटे 121, तो 4 चौके 16 और 8 चौके 32 1 33, 336 बटे 121 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है 336 बटे 121। 336 बटे 121 जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा, नोट कर लीजिए। 336 बटे 121 ये पेपर का पूछा गया सवाल है। पहले हमने क्या किया? पहले हमने अंदर वाले स्क्वायर का साइड निकाला। वो कैसे निकाला? इसके एरिया को बराबर किया,
ठीक है, तो एरिया से हाइट आ गई और हाइट से वापस देखो कुछ नहीं किया, हेरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकाला, उस एरिया को हाइट वाले के बराबर किया, हाइट आ गया, उससे पहले वाले की साइड निकाल दी। पहले वाले की साइड पता होने के बाद हमने कहा ये देखो ये दोनों जिस रेशियो में होंगे, ये अगर मानो यहाँ का इसका आधा है तो बोलेंगे बड़े वाले के हाइट का आधा छोटा वाला होगा, अगर इसका 1/3 है तो बड़े वाले का हाइट का 1/3 होगा। तो सिमिलैरिटी लगाई, सिमिलैरिटी लगाई तो यहां से हमने AF का मान निकाल दिया। अब हमें खुद बताओ, ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर के साइड को बताने के लिए इसका हाइट और इसका बेस चाहिए, तो हाइट निकाल ही दिया और बेस यहां से पता ही था, फिर बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट निकाल दिया, तो हमारा आंसर आ गया। बढ़िया सवाल था मेरे भाई, दिमाग की बैंड बजा के रख देता ये। दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, चलो आ जाओ। तो यहां से हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे और कल की क्लास में मुझे लगता है लंबी एक क्लास लूंगा। मेंसुरेशन का जो 2D वाला थ्योरी वाला पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, थ्योरी के क्वेश्चंस लगाएंगे और बहुत मजा आने वाला है एक्सरसाइज में। ठीक है, चलो डॉली महतो, अब आप बताइए कि सर आपका क्या डाउट है, और भी किसी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है तो बताओ। क्लास के वाइंड अप करने के पहले आप लोगों के डाउट में बता देता हूं कि डाउट क्या क्या है। बताओ, डाउट का मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दे रहा हूं, क्या क्या है बताओ। बताइए। बच्चों को कोई डाउट ही नहीं है? बताओ भाई, डाउट बताओ। अनिल माली, थैंक यू। सर ट्रिग्नोमेट्री कब तक स्टार्ट होगा? बहुत जल्दी स्टार्ट होगा मेरे भाई, बस इसको खत्म करने के बाद अलजेब्रा, अलजेब्रा के बाद ट्रिग्नोमेट्री खत्म करेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगले 10 क्लास में मेंसुरेशन खत्म है। अगले 10 क्लास में, 10 से 12 क्लासेस में मुझे लगता है मेंसुरेशन खत्म हो जाएगी। एग्जाम्पल 4 को ट्रिपलेट से बना सकते थे क्या? नहीं बना सकते थे। ट्रिपलेट तब लगाते जब तीनों के तीनों साइड का अनुमान आपको नहीं दिया गया होता। तीसरी वाली साइड रूट में दी गई थी, ट्रिपलेट कैसे लगाते? लेखपाल के लिए बेनिफिट है, इतना हाई लेवल जरूरी नहीं है लेखपाल के लिए। लेखपाल के लिए सिर्फ शीट लगा लेना, जो प्रैक्टिस शीट देंगे वो लगा लेना, थ्योरी की क्लास मत अटेंड करना। जितने बच्चे हैं जो छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे लेखपाल हो गया, ठीक है, CHSL हो गए, वो ये थ्योरी की क्लासेस को उतना सीरियसली मत लेना। मेंसुरेशन के 2D के एक्सरसाइज के क्लास को बहुत सीरियसली लेना, उससे काफी फायदा हो सकता है आपका। ठीक है, उससे काफी फायदा होगा। ठीक है, जो CGL के मेंस के स्टूडेंट हैं, UPSI के स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिनको थोड़ा हाई लेवल का पढ़ना है बैंकिंग के, तो वो ये सब थ्योरी वाली क्लास अटेंड कर लो, सिर्फ और सिर्फ मेंसुरेशन की। लेकिन अगर मेंसुरेशन के इजी सेशन को चाहते हो कि नहीं हमको थोड़ा बहुत ही बेसिक जानकारी जाना है, तो जब हम इसके बाद एक्सरसाइज करवाएंगे ना, तो उस एक्सरसाइज के क्लास को अटेंड करना, उसमें फायदा होगा। हैप्पी कुमारी, एग्जाम्पल 4 को ट्रिपलेट से भी किया जा सकता है, आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, करते रहो ट्रिपलेट से। मीन मीडियन मोड नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ा देंगे अर्चना जी, बहुत जल्द मीन मीडियन मोड का भी जो है वीडियो आपके सामने आ जाएगा, कल परसों में आ जाएगा मीन मीडियन मोड का, पक्का। ठीक है, मीन मीडियन मोड के ऊपर कल से आ जाएगा वीडियो। चलो, तो हो गया मुझे लगता है सभी के डाउट खत्म। ठीक, मिलेंगे अगली क्लास में। ध्यान रखो, खुश रहो अपना, ऑल द बेस्ट।